हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। नाउ वी आर इन द लेक्चर नंबर 5 ऑफ द इंटरनेशनल टैक्सेशन एंड आज हम तीन सेक्शन टोटल करने वाले जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, एज वेल एज जो एक क्वेश्चन जो हमारा बाकी था रेंज कॉन्सेप्ट वाला, उसको हम कंक्लूड करेंगे। ठीक है, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ओके, तो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, स्टार्टिंग विद द क्वेश्चन। X Limited, an Indian company, provides the engineering, design, and the information technology services to its three subsidiary companies. उसमें लिखा हुआ है companies which operate from Germany, UK, and Netherlands. Operating margin during the previous year 1920 is 8.2%. तो ऑपरेटिंग मार्जिन 8.2% है। तो मार्जिन उन्होंने कम डिक्लेयर किया होगा ना, तब जाके प्रॉफिट इंडिया में कम रिपोर्ट हुआ होगा। 9 comparable companies have been identified with a TNMM method as the most appropriate method. All the identified comparable companies have also undertaken the comparable uncontrolled transaction in the current year and preceding 2 years. Data pertaining to these companies for the current year as well as the 2 preceding year is given below. तो आपको करना क्या है, तो आपको पूरा ये पहले तो कौन सा मेथड है TNMM, तो उसमें आप मल्टीपल ईयर का डेटा यूज़ कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, वो आपको अपने आप से क्वेश्चन पूछना है। तो मैंने आपको 2 ही मेथड बताई थी जिसमें आप मल्टीपल ईयर का डेटा यूज़ नहीं कर सकते हो। एक था CUP मेथड, कंपेरेबल अनकंट्रोल प्राइस मेथड, और दूसरा था प्रॉफिट स्प्लिट मेथड, जिसके अंदर आप मल्टीपल ईयर का डेटा यूज़ नहीं कर सकते हो। बट बाकी की जो रेस्ट ऑफ द मेथड थी उसके अंदर आप मल्टीपल ईयर का डेटा क्या कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। उसके अंदर 3 साल का डेटा दिया हुआ है, 1920, 1819 एंड 1718। उसके बाद टोटल दिया हुआ है ऑपरेटिंग प्रॉफिट एंड ऑपरेटिंग कॉस्ट। ठीक है, तो इन सब का टोटल आपको करके ही दिया है, तो फिर हमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली। ठीक है, अदरवाइज हमें सबका टोटल करना पड़ता। तो अभी आपको करना क्या है, ये जो भी प्रॉफिट मार्जिन है उसको निकालना पड़ेगा। ठीक है, सो A लिमिटेड, B लिमिटेड, C देन I लिमिटेड तक है। ओके, उसका सबका टोटल दिया हुआ है, तो आपको मार्जिन निकालना पड़ेगा। तो मार्जिन निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो ऑपरेटिंग मार्जिन निकालने के लिए आपको OP डिवाइड बाय क्या करना है, OC। ठीक है, तो सब लोग साथ में करना। ठीक है, 45 डिवाइडेड बाय 350, तो यहाँ पे आया 12.85%। ओके, देन 24 डिवाइडेड बाय 253 मल्टीप्लाई बाय 100, सो ये आया 9.48। 34 डिवाइड बाय 34 डिवाइडेड बाय 499, 6.81। 38 डिवाइड बाय 392 मल्टीप्लाई बाय 100, 9.69। 57 डिवाइड बाय 508, 11.22। 46 डिवाइड बाय 326, 14.11। 39 डिवाइड बाय 379, 49 डिवाइड बाय 630, 7.77। 60 डिवाइड बाय 487, 12.32%। ओके, सो इस तरह से कुछ हो रहा होगा। अभी इसको हमें असेंडिंग ऑर्डर में प्लेस करना पड़ेगा। ठीक है, सो सबसे जो कम परसेंटेज वाला होगा उसको हम फर्स्ट प्रेफरेंस देंगे, तो ये हो गया नंबर 1। फिर जो सेकंड हाईएस्ट परसेंटेज होगा, ठीक है, सेकंड लोएस्ट, सॉरी हाईएस्ट नहीं, ये वाला होगा। देन थर्ड ये वाला होगा। देन फोर्थ, सॉरी ये थर्ड होगा, ये फोर्थ होगा। देन फिफ्थ, ये फिफ्थ होगा। देन नंबर 6, तो नंबर 6 ये, नंबर 7 ये, नंबर 8 ये, एंड नंबर 9 ये वाला होगा।
ठीक है, तो मैं इसको यहीं प्लेस कर देता हूँ। ओके, फिर हम कैलकुलेशन करते हैं। ठीक है, आप लोग इस तरह से लिख लो, क्योंकि वापस ये पेज मैं ओपन नहीं करूँगा तो आपको अपने स्पाइरल में से ही देखना पड़ेगा। ओके, तो इसका सॉल्यूशन आगे कर रहा हूँ मैं नाउ। सो असेंडिंग ऑर्डर में हमने जो डेटा प्लेस किया हुआ है, ओके, सो नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। ओके, उसके अंदर पहला है 6.81। ओके, सेकंड है 7.77। मैं इसको यही कर लेता हूँ। ठीक है, तो बार बार हमें वो ओपन ना करना पड़े ना। उसके अंदर देखना 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। नंबर 1 कौन सा है? तो 6.81%। देन नंबर 2 वो है 7.77। देन नंबर 3 9.48%। देन नंबर 4 9.69%। नंबर 5 10.29। नंबर 6 11.22। नंबर 7 12.32। नंबर 8 12.85 एंड नंबर 9 14.11%। ठीक है, तो ये हमने डेटा सेट निकाल दिया इसका। उसके बाद हमें क्या करना है? तो 65th परसेंटाइल ऑफ डेटा सेट, ये हमारी कौन सी रेंज होती है? तो ये हमारी रेंज होती है अपर रेंज। ठीक है, सो लोअर रेंज कौन सा होगा? तो 35th परसेंटाइल ऑफ डेटा सेट, ये कौन सा रेंज होगा? ये होगा लोअर रेंज। तो अगेन वही 35 मल्टीप्लाई बाय 9 डिवाइडेड बाय 100, तो 3.15 होगा। ओके, तो 3.15, तो इसका नेक्स्ट नंबर कौन सा होगा? तो वो होगा 4। ठीक है, तो नेक्स्ट नंबर 4, तो 4 पे कौन सा मार्जिन है? तो 9.69%, ये आपका मार्जिन है। तो इसको मैंने यहाँ पे लिख लिया। ओके, फिर अगर बात करूँ मैं, तो 65th परसेंटाइल पे 65 मल्टीप्लाई बाय 9 डिवाइड बाय 100, ये हो गया 5.85। तो उसका नेक्स्ट नंबर आपको लेना पड़ेगा, दैट इज 6। तो 6 पे कौन सा वैल्यू दे के रखा है आपको? तो वो है 11.22%। सो ये आपको रेंज मिल गई। रेंज कितनी मिली? तो 9.69% टू 11.22%, ये रेंज मिली। अभी उनका जो एक्चुअल प्रॉफिट मार्जिन है, जो भी उनका एक्चुअल प्रॉफिट मार्जिन है विथ एसोसिएटेड एंटरप्राइज, वो कितना है? तो वो है 8.2%। ठीक है, तो अभी 8.2% है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो अभी ये फॉल तो नहीं हो रहा है। ओके, तो यहाँ पे हम लिखेंगे एज एक्चुअल प्रॉफिट मार्जिन डज नॉट फॉल in range, therefore median of what? Median of data set, okay, shall be taken as, क्या लेंगे हम? ALP। तो मीडियन ऑफ डेटा सेट निकालना पड़ेगा ना। तो मीडियन कैसे निकालेंगे? तो मीडियन इक्वल टू n डिवाइडेड बाय क्या करेंगे हम? 2। तो n डिवाइड बाय 2, तो 9 डिवाइड बाय 2 करेंगे तो कितना होगा? 4.5। 4.5 का नेक्स्ट नंबर कौन सा होगा? 5। तो 5 पे कितना वैल्यू है? तो 10.29%। ये आपका क्या होगा? ALP। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। तो इस केस में होगा क्या? एक्चुअल प्रॉफिट मार्जिन कितना है? तो एक्चुअल प्रॉफिट मार्जिन 8.2% है।
बट ALP के मुताबिक कितना है 10.29. ओके, तो कुछ इंक्रीज होगा ना, तो इंक्रीज इन प्रॉफिट मार्जिन, तो इंक्रीज इन प्रॉफिट मार्जिन 10.29 माइनस 8.2, तो ये हो गया 2.09%. ये आपका क्या होगा, इंक्रीज इन प्रॉफिट. ओके, ठीक है. सो ये आपको याद रखना है और समझ भी लेना है. इस सम को आप कॉपी कर लेना, ठीक है, स्नैपशॉट लेके. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. अभी डिटर्मिनेशन ऑफ आर्म्स लेंथ प्राइस बाय असेसिंग ऑफिसर इन सर्टेन केसेस, पेज नंबर, ठीक है. तो स्टार्ट करते हैं. नंबर 4, डिटर्मिनेशन ऑफ आर्म्स लेंथ प्राइस बाय असेसिंग ऑफिसर इन सर्टेन केसेस, सेक्शन 92C सबसेक्शन 3. सो उसके अंदर देखिए, द असेसिंग ऑफिसर मे डिटरमाइन द आर्म्स लेंथ प्राइस इफ द फॉलोइंग कंडीशंस आर सेटिस्फाइड. तो असेसिंग ऑफिसर डिटरमाइन कर सकता है आर्म्स लेंथ प्राइस, कौन सी मतलब कौन से कैटेगरी या कौन से सिचुएशन में वो डिटरमाइन करेगा. तो देयर इज अ प्रोसीडिंग फॉर असेसमेंट ऑफ इनकम, मतलब कोई प्रोसीडिंग पेंडिंग हो उसके सामने. द असेसिंग ऑफिसर मटेरियल और इन्फॉर्मेशन इन हिज पोजीशन, उसके पास कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन है कि जो भी इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन हुआ है वो एसोसिएट एंटरप्राइज के साथ हुआ है, और वो एसोसिएट एंटरप्राइज के साथ होने की वजह से प्राइस के अंदर कुछ चेंजेस हुए हैं जो अनयूजुअल नेचर के हैं. अगर आप यूजुअली किसी और को बेचते हो तो उस केस में प्राइस ज़्यादा होती है, बट आपने एसोसिएट एंटरप्राइज को बेचा है, इसकी वजह से प्राइस क्या है, तो आपने कम चार्ज की है या फिर ज़्यादा पे की है. ठीक है. नंबर 3, ऑन द बेसिस ऑफ सच मटेरियल और information or document, the assessing officer is of the opinion that the arms and price charge or paid in international transaction has not been determined in accordance with the subsection 1 or subsection 2 of the section 92C, तो उसके मुताबिक नहीं है. assessee has not kept the prescribed information the documents related to the international transaction. तो एज पर हम एक आगे सेक्शन और देखेंगे, आज के लेक्चर में तो नहीं होगा, बट आज के मतलब नेक्स्ट लेक्चर में होगा. तो उसके अंदर ऐसा होता है कि आपको अपने जितने भी इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन्स आपने किए होते हैं उसके आपको सेपरेट बुक्स ऑफ अकाउंट क्या करने होते हैं, मेंटेन करने होते हैं. ओके, आगे, इंफॉर्मेशन और डेटा यूज फॉर कंसल्टिंग द आर्म्स एंड प्राइस इज नॉट रिलायबल और करेक्ट, और द असेसी हैज फेल्ड टू फर्निश विद इन द टाइम स्पेसिफाइड एनी इंफॉर्मेशन और डॉक्यूमेंट फॉर द आर्म्स एंड प्राइस. तो असेसी ने ऐसे कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो उसने डिस्क्लोज नहीं किए हैं. ओके, तो फिर उस केस में वो असेसिंग ऑफिसर ALP पर्पस के लिए ले सकता है. ऑन सेटिस्फैक्शन ऑफ द अफोरसेड कंडीशन द असेसिंग ऑफिसर मे प्रोसीड टू डिटरमाइन द आर्म्स एंड प्राइस. व्हेन एक्शन शुड बी टेकन बाय द असेसिंग ऑफिसर, तो इट शुड बी मेड क्लियर टू द कंसर्न असेसिंग ऑफिसर वेयर द इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन हैज बीन पुट टू स्क्रूटिनी. द असेसिंग ऑफिसर कैन हैव अ रिकॉर्स टू सबसेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 92C ओनली अंडर द सर्कमस्टांसेस एन्यूमरेटेड इन सेक्शन A to D. मतलब असेसिंग ऑफिसर कब आर्म्स लेंथ प्राइस डिटरमाइन कर सकता है, जब उसके पास कोई ऐसे रिकॉर्सेस अवेलेबल हो जो A to D में आपको दे के रखे हैं. तो असेसिंग ऑफिसर ऑन हिज ओन मोशन फिर ALP का कैलकुलेशन नहीं कर सकता अनलेस ही हैज अ प्रूफ ऑफ द विच वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अंडर द पॉइंट 3 फ्रॉम A to D. ओके, of that subsection and the event of the material information and document in his position on the basis for which the opinion can be formed that any circumstances exist. In all other cases, the value of the international transaction should be accepted without further scrutiny. Okay, तो अगर असेसी ने ALP का कैलकुलेशन सबसेक्शन 1 एंड सबसेक्शन 2 के मुताबिक नहीं किया होगा. नंबर 2, उसके ने कोई सेपरेट बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन नहीं किए, जो भी इंफॉर्मेशन ALP के कैलकुलेशन के लिए चाहिए वो इनकरेक्ट है. असेसी ने जो भी इंफॉर्मेशंस देनी थी वो टाइम्स पे नहीं दिए, या तो ऑडिट रिपोर्ट सबमिट नहीं किए. इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन करते हो तो आपको एक सेपरेट ऑडिट भी करवाना होता है, वो एक सेपरेट लेक्चर आएगा, उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे. ओके, उसके बाद देखो, मटेरियल और इंफॉर्मेशन और डॉक्यूमेंट इन पोजीशन. The information must be something more than the mere rumor and gossip or hunch. The opinion must be based on the material which is available, and it should not be formed on the basis of the extra or the irrelevant material. The formation of the opinion shall have a rational connection and bearing on the
to the reasons of for such opinion. The formation of opinion should be based on the active application of mind and be bona fide, not to be accepted by malified intent, bias, or the extraneous irrelevant material. Okay, the belief must be bona fide and the cognitely supported. Okay, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा कि उसके पास जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो इंफॉर्मेशन क्या होनी चाहिए, वो मटेरियल, रैशनल, सबके बीच में कनेक्टिविटी होनी चाहिए, वेग या फिर इरेशनल, इमटेरियल नहीं होनी चाहिए. ओके, तो ये आपको याद रखना है. अपॉर्चुनिटी देनी पड़ेगी आपको एसएससी को बीइंग हर्ड, तो अपॉर्चुनिटी बीइंग हर्ड गिवन टू द एसएससी. ठीक है, तो उसको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है. डिस्क्लोजर टू एसएससी. The assessing officer has to provide an opportunity to the assessee to show cause as to why the arms and price should not be determined on the basis of material or information or document in the assessing officer's possession. It is only when the information or document on the basis of which the show cause notice is issued is made available to the assessee, then the assessee will be able rightfully represent himself and be able to show cause as to why the arms and price should not be so determined as proposed by the assessing officer. तो सो कोज नोटिस दे के उसको पूछना है कि क्यों हम आपके सामने आर्म्स एंड प्राइस का एप्लीकेशन ना करें. ओके, तो ताकि एसएससी भी अपना एक लीगल स्टैंड क्लियर कर सके. ओके, तो ये सब कुछ स्टोरी टाइप है. आपको उस तरह से करना है कि अगर एसएससी ने सेपरेट बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन नहीं किए होंगे, कुछ टाइमली इंफॉर्मेशन सबमिट नहीं की होगी, तो उस केस में असेसिंग ऑफिसर के पास राइट है कि वो एएलपी खुद क्या कर सकता है, कैलकुलेट कर सकता है. ओके, उसके बाद डिटर्मिनेशन ऑफ टोटल इनकम आफ्टर कंप्यूटिंग आर्म्स लेंथ प्राइस. तो अभी डिटर्मिनेशन तो होगा, आर्म्स लेंथ प्राइस आप कैलकुलेट करोगे तो आपका प्रॉफिट क्या होगा, इंक्रीज होगा ही. The assessing officer may compute the total income of the assessee having regard to arm's length price determined under section 92C subsection 3. However, the assessing officer shall not make any adjustment to the arm's length price determined by the taxpayer if such is up to, यहाँ पे ध्यान से पढ़ना, 5% और less or up to 5% more that price determined by the assessing officer. In such a case, the price declared by the taxpayer may be accepted. तो आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि 3% का वेरिएशन क्या होता है, 3% का वेरिएशन क्या है, परमिसेबल है. ओके, बट अगर असेसिंग ऑफिसर कैलकुलेट करेगा तो कितने परसेंट तक का वेरिएशन हम परमिट कर सकते हैं, 5% तक. ओके, तो 5% वेरिएशन क्या रहेगा, परमिसेबल रहेगा. इफ एएलपी कौन डिटरमाइन करता है, इफ एएलपी डिटरमाइंड बाय कौन होता है, एओ. ओके, तो ये आपको याद रखना है, 5% वेरिएशन रहेगा. होलसेल ट्रेडर के अंदर कितना था, तो होलसेल ट्रेडर के अंदर कितना था, तो 1% था. ठीक है, 3% नॉर्मल केस, 5% इन केस इफ द एएलपी इज डिटरमाइंड असेसिंग ऑफिसर. ठीक है, आगे बढ़ते उसके अंदर देखो, आगे एक सेक्शन और है, सेक्शन 92C सबसेक्शन 4. सो इनकम चार्जेबल अंडर द एक्ट शुड नॉट डिक्रीज ऑन अप्लाइंग आर्म्स एंड प्राइस. तो आर्म्स एंड प्राइस अप्लाई करने से जो रिपोर्टेड प्रॉफिट होता है एसएससी का वो कम नहीं होना चाहिए. ये हमने इनिशियली भी डिस्कस किया था, अभी वापस डिस्कस कर रहे हैं. द फॉलोइंग 2 प्रोविजंस शुड बी नोटेड एज पर द प्रोविजन आएगा यहाँ पे, प्रोविजन ऑफ सेक्शन 92C 92 सबसेक्शन 3, 92C आएगा यहाँ पे भी. The provision of transfer pricing shall not be applicable in case where the application or arm's length price result in downward revision in the income chargeable to tax in India computed on the basis of the entries made in the books of account of the previous year in which the international transactions was entered. Okay, तो रिपोर्टेड प्रॉफिट कम नहीं होना चाहिए. इन शॉर्ट आपको इतना याद रखना है. ठीक है, अभी ये सेकंड वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एसोसिएट एंटरप्राइज विल नॉट बी रिकम्प्यूटेड इफ. सो अभी क्या होगा कि सिर्फ फॉर द एग्जांपल ये एक्स इनकॉर्पोरेशन है जो कहाँ पे है, यूएस है, एंड यहाँ पे वाई लिमिटेड है जो कहाँ पे है, तो वो है इंडिया के अंदर. ठीक है, नाउ द एक्स इनकॉर्पोरेशन एंड द वाई लिमिटेड, ये दोनों कौन सी एंटरप्राइज है, तो वो है एसोसिएटेड एंटरप्राइज. ओके, तो दोनों ही एसोसिएट एंटरप्राइज हैं. अभी इस केस में हुआ ऐसा
कि वाई लिमिटेड ने जो गुड्स इनको सप्लाई किए थे, सप्लाई ऑफ गुड्स, ठीक है, तो उसके अंदर एक्चुअल ट्रांजेक्शन प्राइस था, तो एक्चुअल ट्रांजेक्शन प्राइस था 12,000 रुपीज़ पर यूनिट। ALP हमने कैलकुलेट की 14,000 रुपीज़ पर यूनिट, मतलब प्रॉफिट क्या हो रहा है, बढ़ रहा है ना। ओके, तो कितना प्रॉफिट हो गया, 2,000 रुपीज़ पर यूनिट। ये आपका क्या होगा, इंक्रीज इन प्रॉफिट। तो अभी मैं बोल सकता हूँ कि 2,000 रुपीज़ से आपने ये जो वाई लिमिटेड है, जो कौन है, तो इंडियन एंटरप्राइज, इसका आपने असेसमेंट ऑलरेडी ALP में कर दिया। तो क्या आपको एक्स इनकॉर्पोरेशन के बुक्स में जाके कोई एडजस्टमेंट करना है, तो एक्स इनकॉर्पोरेशन के बुक्स में कोई एडजस्टमेंट होगा नहीं, तो आंसर आएगा क्या, नो। ठीक है, तो इस केस में एक्स इनकॉर्पोरेशन के बुक्स में कोई एडजस्टमेंट होगा नहीं। तो किसी स्टूडेंट को ये भी डाउट होगा कि सर हम एक्स इनकॉर्पोरेशन का बुक्स ऑफ अकाउंट एडजस्ट भी कैसे कर सकते हैं, वो तो USA में है। तो USA में है तो हम बुक्स ऑफ अकाउंट का एक्सेस तो वैसे भी नहीं ले सकते हैं, तो फिर एडजस्टमेंट का तो कोई स्कोप बनता नहीं। ठीक है, तो उसके बुक्स ऑफ अकाउंट हम एडजस्ट नहीं करेंगे। एज वेल एज अगर पेयर एंटरप्राइज, मतलब जो वाई लिमिटेड है, अगर उसने TDS डिडक्ट कर दिया होगा, मतलब अगर डिडक्टिबल है, तो इस केस में तो वो गुड सप्लाई कर रहा है तो TDS डिडक्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बट मान लो कि अगर वो पेमेंट कर रहा है और कुछ केसेस में TDS डिडक्टिबल होता है, तो अगर TDS डिडक्टिबल है और अगर उन्होंने डिडक्ट किया है, तो फिर उस केस में भी हम क्या करेंगे, एसोसिएट एंटरप्राइज है, मतलब जो कहाँ पे लोकेटेड है, USA में, उनके बुक्स ऑफ अकाउंट का रिकम्प्यूटेशन हम नहीं करेंगे। ओके, सो ये आपको याद रखना है। तो उसमें लिखा हुआ है एसोसिएट एंटरप्राइज विल नॉट बी रिकम्प्यूटेड इफ द टोटल इनकम ऑफ पेयर मीन्स द एसोसिएट एंटरप्राइज इज सब्जेक्ट टू आर्म्स एंड प्राइस एडजस्टमेंट and tax has been deducted or deductible at source by the payer enterprise. ओके, मतलब टैक्स डिडक्टिबल हो या फिर डिडक्ट कर दिया हो, अगर डिडक्टिबल है तो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, इसके सॉल्यूशन आपको साथ में करने पड़ेंगे मेरे। प्रशांत लिमिटेड, ओके, अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन US sells a laser printer cartridge to its 100% Indian subsidiary company called Subhas Limited. ओके, मतलब दोनों एसोसिएट एंटरप्राइज है, एक US कंपनी और दूसरा कौन सा कंपनी है, इंडियन कंपनी। प्रशांत लिमिटेड क्या बेच क्या रहे, तो लेज़र प्रिंटर कार्ट्रिज। तो कितने में बेचा एक कार्ट्रिज, तो $50 पर कार्ट्रिज उन्होंने लिया हुआ है। प्रशांत लिमिटेड ऑल्सो सेल्स इट्स लेज़र प्रिंटर कार्ट्रिज टू अनदर कंपनी कॉल्ड हर्ष लिमिटेड in India at $80 per cartridge. Total income of Shubhas Limited for the relevant assessment year is 12 lakh rupees. After making a payment of 100 cartridge to Prashant Limited at the rate of $50, $1 का रेट उन्होंने बताया 49 रुपीज़। उसके बाद Subhas Limited has deducted tax at a source while making a payment to Prashant Limited. Compute the arm's length price and taxable income of Prashant Limited and Shubhas Limited. The rate of $1 may be assumed to 49 in all transactions for the sake of simplicity. Now, तो अभी 49 रुपीज़ $1 का प्राइस है। प्रशांत लिमिटेड के बुक्स ऑफ अकाउंट हम रिकम्प्यूट नहीं करेंगे क्योंकि ऑलरेडी शुभाष लिमिटेड ने उसके ऊपर TDS क्या कर दिया है, डिडक्ट कर दिया है। ओके, सो ये आपको याद रखना है। सो किस तरह से इसका कैलकुलेशन होगा, स्टार्ट करते हैं ना। सबसे पहले तो उसका जो भी प्रॉफिट है उसको देखते हैं। तो अभी कुछ लोगों को तो समझ में आ ही गया होगा कि सर इस केस में ALP अप्लाई ही नहीं करनी है, क्योंकि जिस प्राइस पे शुभाष प्रशांत से गुड्स परचेस कर रहा है वो है $50 पर कार्ट्रिज, और जिस प्राइस पे प्रशांत लिमिटेड किसी और को गुड्स बेच रहा है वो है $80 पर कार्ट्रिज। तो नॉर्मली उसका प्राइस फ्रॉम द अनरिलेटेड पार्टी विच इज चार्ज बाय प्रशांत लिमिटेड टू हर्ष लिमिटेड आप देखोगे तो $80 पर कार्ट्रिज होगा, और एसोसिएट एंटरप्राइज के साथ कितना होगा, $50 पर कार्ट्रिज। तो इस केस में तो $30 का कम एक्सपेंस रिकॉर्ड हुआ ना बुक्स के अंदर। तो एक्चुअली सुभाष लिमिटेड के बुक्स में कितना उन्होंने एक्सपेंस रिकॉर्ड किया होगा, तो $50, और अगर मैं ALP अप्लाई कर दूँ तो $80 हो जाएगा। तो मैं बोल सकता हूँ ना कि प्रॉफिट आपका
$30 से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये तो गलत हो गया ना, तो ALP अप्लाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बट ऐसा आप ऊपर से वर्बली देख के बोल के नहीं मार्क्स मिलेंगे आपको, आपको पूरा प्रेजेंटेशन तो करना ही पड़ेगा। सो स्टार्ट करते हैं। कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल प्रॉफिट ऑफ किसका, सुभाष लिमिटेड ना। उसके अंदर उनका रिपोर्टेड प्रॉफिट कितना है, तो रिपोर्टेड प्रॉफिट उनका है 12 लाख रुपए, ओके 12 लाख रुपीस, ठीक है। अभी हम इसमें से क्या करते हैं, हम जो एक्चुअल ट्रांजैक्शन प्राइस है उसको ऐड कर देते हैं। तो एक्चुअल ट्रांजैक्शन प्राइस, ओके, कितने कार्ट्रिज उन्होंने ली हुई है, 100 मल्टीप्लाई बाय $50 मल्टीप्लाई बाय 49 रुपीज़, ओके। सो 100 मल्टीप्लाई बाय 50 मल्टीप्लाई बाय 49, सो ये 2,45,000 हो गया। अभी इसमें से हम माइनस करेंगे जो आर्म्स लेंथ प्राइस होगी वो, तो आर्म्स लेंथ प्राइस तो कितना होगा आर्म्स लेंथ प्राइस, सो 100 मल्टीप्लाई बाय $80 मल्टीप्लाई बाय 49 रुपीज़, सो 100 मल्टीप्लाई बाय 80 मल्टीप्लाई बाय 49, तो ये होगा 3,92,000। तो आपका टैक्सेबल प्रॉफिट कितना होगा, टैक्सेबल प्रॉफिट आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ ALP, तो वो कितना होगा 12 लाख प्लस 2,45,000 माइनस 3,92,000, सो ये हो गया आपका 10,53,000। सो इस केस में ये जो 10,53,000 रुपीज़ आया, ये जो अमाउंट आया यहाँ पे आई है, तो उससे अच्छा तो 12 लाख रुपए ही ठीक था ना, ओके। तो ये 12 लाख रुपए ही पे टैक्स ले लिया होता तो अच्छा होता। गवर्नमेंट ने सोचा यार ALP अप्लाई करके तो ऊपर से फंस गए, क्यों, क्योंकि टैक्सेबल प्रॉफिट कितने से कम हो गया, तो वो हो गया 1,47,000 से कम हो गया। सो इस केस में आप क्या आंसर लिखोगे, आंसर यही लिखोगे कि एज पर सेक्शन, आपको नोट लिखनी पड़ेगी, एज पर सेक्शन 92C सब सेक्शन 4, ओके। आपको ALP का एप्लीकेशन नहीं करना है, बिकॉज हियर इन दिस केस आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ ALP द रिपोर्टेड प्रॉफिट विल बी इन डाउनवर्ड शेप और result into the downward revision of the income which is not required, okay। so ALP आपको अप्लाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है। so far as the प्रशांत लिमिटेड is concerned, तो प्रशांत लिमिटेड के बुक्स का हम क्या करेंगे, कुछ भी एडजस्टमेंट नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि सुभाष लिमिटेड ने ऑलरेडी उसके ऊपर TDS क्या कर दिया, डिडक्ट कर दिया। एज वेल एज सुभाष लिमिटेड के बुक्स में हम ALP भी अप्लाई कर चुके हैं। हाँ, वो बात अलग है कि ALP का एप्लीकेशन पॉसिबल नहीं है, बट ट्रांजेक्शन एलिजिबल तो था ना ALP अप्लाई होने के लिए, ओके। अदरवाइज इट टर्न्स इनटू द डाउनवर्ड रिवीजन ऑफ इनकम, दैट इज अ सेकेंडरी मैटर, बट ALP अप्लाई होने के लिए एटलीस्ट सुभाष लिमिटेड एलिजिबल तो था। तो इस केस में हम ALP अप्लाई करेंगे तो सही, बट डाउनवर्ड रिवीजन होगा, इसकी वजह से हम उसको एक्सेप्शन में डाल दिया कि अभी अप्लाई मत करो, ठीक है। सो ये आपको याद रखना है, नोट आपको खुद लिखनी है, ओके। एज पर सेक्शन 92C सब सेक्शन 4, वो जो अभी हमने थोड़ी देर पहले जो ऊपर थियरी पढ़ी वो आप लिख सकते हो। नोट नंबर 2 क्या होगा, तो वो लिखनी पड़ेगी आपको प्रशांत लिमिटेड के लिए, ठीक है। तो आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। नाउ नेक्स्ट, ये था प्रॉब्लम नंबर 1, पेज नंबर 190। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, उसमें दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 2, सपोज इन अबव प्रॉब्लम प्रशांत लिमिटेड सेल्स लेजर इंक कार्ट्रिज टू हर्ष लिमिटेड टू एन अनरिलेटेड कंपनी इन इंडिया। तो उसको कितने में ट्रांसफ़र किया, 45।
तो अगर 45 रुपीज़ होगा तो फिर उस केस में तो हम क्या करेंगे, ALP अप्लाई कर ही देंगे। तो इसी के अंदर मैं इसका सॉल्यूशन करता हूँ। ओके, सो सेम टू सेम केस होगा। पर्टिकुलर्स ये एट $45 रखते हैं और ये एट क्या था, $80। ओके, ये भी ALP है और ये भी ALP है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ 12 लाख और यहाँ पे अगेन हम एडजस्टमेंट करेंगे तो 2,45,000 ही होगा। अभी माइनस करेंगे तो कितना होगा, तो 100 मल्टीप्लाई बाय $45 मल्टीप्लाई बाय 49, तो कितना होगा 100 मल्टीप्लाई बाय 45 मल्टीप्लाई बाय 49, तो ये हो गया 2,20,500। इसको माइनस करोगे तो 12 लाख प्लस 2,45,000 माइनस 2,20,500, सो 12,24,500। ये आपका इंक्रीज इन क्या होगा, प्रॉफिट। ओके, तो ALP अप्लाई करने से इस केस में प्रॉफिट क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो हम इस केस में ALP अप्लाई कर देंगे। ठीक है, सो आई होप आपको ये समझ में आया। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखो, उसके अंदर क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया हुआ है, उसमें स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 अंकित वाला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। अंकित लिमिटेड इज एन इंडियन कंपनी। ओके, वहां से हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर लिखा हुआ है अंकित लिमिटेड इज एन इंडियन कंपनी। इट इज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इन आंध्र प्रदेश। इट इज सब्सिडरी कंपनी ऑफ अलियासगर लिमिटेड, अ US कंपनी। ओके, उसके बाद लिखा है अलियासगर लिमिटेड गेट्स रॉयल्टी फ्रॉम अंकित लिमिटेड on supply of technical information which is used by Ankit Limited for manufacturing goods in its unit in Andhra Pradesh. Okay, तो अंकित लिमिटेड इंडियन कंपनी है और अलियासगर लिमिटेड US कंपनी है। और US कंपनी इस केस में क्या प्रोवाइड करती है, तो टेक्निकल नो हाउ प्रोवाइड करती है टू होम, अंकित लिमिटेड। फॉर सिमिलर ट्रांसफर ऑफ टेक्निकल इन्फॉर्मेशन टू एनी अनरिलेटेड एंटिटी अलियासगर चार्ज $8,000 per year. However, from Ankit Limited it charge $11,000 और $6,000 पर ईयर विच इज सब्जेक्ट टू टैक्स डिडक्शन बाय अंकित लिमिटेड। मतलब अंकित लिमिटेड उसके ऊपर TDS डिडक्ट भी करता है। ओके, एक्सचेंज रेट इज 49 पर डॉलर। इनकम ऑफ अंकित लिमिटेड फॉर द रेलेवेंट असेसमेंट ईयर 17-18 बिफोर डिडक्टिंग द पेमेंट ऑफ टेक्निकल इंफॉर्मेशन टू अंकित लिमिटेड। टेक्निकल पेमेंट टू, यहाँ पे अंकित नहीं आएगा, यहाँ पे अलियासगर आएगा। ठीक है, कितना है, तो 76 लाख रुपीज़। फाइंड आउट द इनकम ऑफ अलियासगर लिमिटेड एंड अंकित लिमिटेड। तो अगर अंकित लिमिटेड के बुक्स में ALP अगर अप्लाई हो जाएगी और अगर वो केस में TDS डिडक्टिबल है, तो फिर उस केस में हम एसोसिएट एंटरप्राइज के बुक्स को रिकम्प्यूट नहीं करेंगे। ठीक है, वो हमने डिस्कस किया था। सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम के अंदर पर्टिकुलर्स। दो सिचुएशन दी हुई है तो दोनों सिचुएशन हम साथ में ही करेंगे, नंबर A एंड नंबर B। यहाँ पे $11,000 है और सेकंड में मेरे ख्याल से $6,000 है। ओके, नेट प्रॉफिट कितना है, नेट प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट ऑफ रॉयल्टी पेमेंट। ओके, रॉयल्टी का एडजस्टमेंट करने से पहले कितना नेट प्रॉफिट दिया हुआ है, तो वो है 76 लाख और यहाँ पे भी है 76 लाख। इसमें से हमें जो एक्चुअल एक्सपेंडिचर है वो माइनस करना है, तब जाके नेट प्रॉफिट मिलेगा ना। तो एक्चुअल एक्सपेंडिचर कितना हुआ है, तो $11,000 हुआ है। तो $11,000 मल्टीप्लाई बाय एक्सचेंज रेट आपको दिया हुआ है
एक्सचेंज रेट 49, ओके, सो 11,000 मल्टीप्लाई बाय 49, सो ये आ गया 5,39,000 एंड यहाँ पे होगा $6,000 मल्टीप्लाई बाय 49 रुपीज़, सो ये आ गया 2,94,000, ओके। इन दोनों को आपको क्या करना है, माइनस करना है, सो ये मिलेगा नेट प्रॉफिट आफ्टर एक्सपेंस, तो 76 लाख, ये आ गया 73,06,000 और ये 76 लाख माइनस 5,39,000, तो ये हो गया 70,61,000, ओके ना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अभी इसमें से हमें क्या करना है, ALP का एडजस्टमेंट करना है, तो अभी ALP का एडजस्टमेंट करते हैं और देखते हैं कि क्या सिचुएशन होती है उसके अंदर। सबसे पहले तो जो एक्सपेंस हमने माइनस किया, जो एक्चुअल एक्सपेंस जो माइनस किया उसको आपको प्लस करना है, वापस प्लस करना है, ठीक है। ये तो हमने कौन सा प्रॉफिट निकाला, जो प्रॉफिट रिपोर्ट किया SSC ने। हम एडजस्टमेंट करेंगे तो हमें क्या प्लस करना है, तो ऐड करते हैं हम, क्या ऐड करेंगे, ATP, ठीक है। तो ATP कितना होगा यहाँ पे 5,39,000 और यहाँ पे कितना होगा 2,94,000, ठीक है। इसमें से माइनस करना है ALP। अभी आलियास गर्ल लिमिटेड सिमिलर सर्विस वो किसी और को प्रोवाइड करता है, तो उस केस में वो $8,000 चार्ज करता है, ठीक है। तो समझने वाले तो समझ गए होंगे कि ये $11,000 है, वो ज़्यादा है, ALP 8,000 है और एक्सपेंस आप $11,000 से रिकॉर्ड कर रहे हो, तो 3,000 से आपका प्रॉफिट क्या होगा, $3,000 से प्रॉफिट बढ़ेगा। बट ये 6,000 वाला केस है ना, उसके अंदर हम ALP अप्लाई नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि एक्चुअल एक्सपेंस $6,000 है और आप ALP वाला एडजस्टमेंट कितना कर रहे हो, 8,000, तो एक्सेस कितना हो जाएगा, तो $2,000, तो विच इज़ अनएक्सेप्टेबल एज पर सेक्शन 92C सबसेक्शन 4 के मुताबिक। बट फिर भी हम कैलकुलेट करते हैं, ALP कितना है, तो $8,000 है, सो $8,000 मल्टीप्लाई बाय 49, सो 8,000 मल्टीप्लाई बाय 49, सो ये हो गया 3,92,000 और ये हो गया 3,92,000, ओके। इसको क्या करना है, तो माइनस करते हैं, ओके। कितना नेट प्रॉफिट आया, तो नेट प्रॉफिट आफ्टर ALP एप्लीकेशन, ओके, सो 70,61,000 प्लस 5,39,000 माइनस 3,92,000, सो यहाँ पे प्रॉफिट होगा 72,08,000, ओके, एंड देन 73,06,000 माइनस प्लस 2,94,000 माइनस 3,92,000, तो ये हो गया 72,08,000, ओके। तो प्रॉफिट, कौन सा प्रॉफिट हम लेंगे, प्रॉफिट टेकन फॉर विच पर्पस, टैक्स पर्पस के लिए हम कौन सा प्रॉफिट लेंगे, तो ये वाला अमाउंट, ये वाला जो प्रॉफिट है वो, और ये वाला जो प्रॉफिट है, ठीक है, जो ALP के मुताबिक हमने कैलकुलेट किया वो वाला प्रॉफिट लेंगे, कि जो नेट प्रॉफिट उसने रिपोर्ट किया वो वाला प्रॉफिट लेंगे। तो उन दोनों में से जो विचेवर इज हायर वाला होगा वही प्रॉफिट लेंगे ना। इस केस में नेट प्रॉफिट आफ्टर ALP एप्लीकेशन कितना है, तो 72,08,000 और उसने रिपोर्ट कितना किया, 70,61,000, तो हम तो ALP वाला ही लेंगे ना प्रॉफिट, ओके। तो कौन सा प्रॉफिट आएगा इसमें, 72,08,000, ओके। बट ये वाले प्रॉफिट में देखो, ये वाली अमाउंट और ये वाली अमाउंट, तो रिपोर्टेड प्रॉफिट 73,06,000 है, बट ALP वाला प्रॉफिट कितना है, 72,08,000 है। तो ALP के एप्लीकेशन के बाद प्रॉफिट क्या हो रहा है, डाउनवर्ड रिवीजन में आ रहा है ना। तो अगर वो डाउनवर्ड रिवीजन में आएगा तो फिर उस केस में हम क्या करेंगे, ALP अप्लाई नहीं करेंगे। तो इस केस में कितना प्रॉफिट लेंगे, 73,06,000, ओके। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट, क्लियर। सो ध्यान रखना आप लोग, नोट तो आपको लिखनी है। नंबर 1 नोट लिखोगे कि as per section 92C subsection 4, if after application of ALP, if profit chargeable to tax is in the downward revision, then ALP shall not be applied, okay। and as well as वो जो आलियास गर्ल लिमिटेड का आपको रिकम्प्यूटेशन के लिए बोला है
उसका रिकम्प्यूटेशन भी नहीं होगा क्योंकि TDS हमने क्या कर दिया है, डिडक्ट कर दिया है। ठीक है, आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट क्लियर। सो ये तीनों क्वेश्चंस यहाँ पे कंप्लीट होता है सेक्शन 92C सब सेक्शन 4, जो स्पेसिफिकली आपको इस बात का हिंट देते हैं कि अगर ALP अप्लाई करने से अगर वो डाउनवर्ड रिवीजन में चला जाता है आपका रिपोर्टेड इनकम, तो फिर ALP अप्लाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। नाउ आगे बढ़ते हैं, एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन है जिसको अभी हमें डिस्कस करना है, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट सेक्शन है वो, सेक्शन 92CE, दैट इज़ अ सेकेंडरी एडजस्टमेंट। ओके, काफ़ी इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, और लास्ट टू लास्ट ईयर का इसका अमेंडमेंट था, पेज नंबर 197 पे आपको मिलेगा, सेकेंडरी एडजस्टमेंट इन सर्टेन इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन। ओके, सो सब लोगों को पेज नंबर 197 पे आ जाना है। नाउ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये करने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि व्हाट इज़ द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ सेकेंडरी एडजस्टमेंट। ओके, सो इसको मैं नाम दे देता हूँ नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेकेंडरी एडजस्टमेंट। ठीक है, secondary adjustment under section 92CE। ओके, तो सर ये सेकेंडरी लिखा है तो प्राइमरी कहाँ पे है, तो प्राइमरी एडजस्टमेंट एंड दूसरा कौन सा एडजस्टमेंट होता है, सेकेंडरी एडजस्टमेंट। ओके, तो जो प्राइमरी एडजस्टमेंट होता है, तो प्राइमरी एडजस्टमेंट जो हम किसके अंदर करते हैं, ALP के अंदर करते हैं, उसको हम कौन सा एडजस्टमेंट बोलते हैं, प्राइमरी एडजस्टमेंट। ठीक है, सेकेंडरी एडजस्टमेंट कैसे समझना है, तो उसके लिए हम एक एग्जांपल डिस्कस करते हैं। से फॉर द एग्जांपल हम बात करते हैं कि ABC लिमिटेड कौन सा कंपनी है, इंडियन कंपनी। ठीक है, उन्होंने कुछ सर्विसेज दी हुई है, सर्विसेज सप्लाइड टू इट्स होल्डिंग कंपनी। तो होल्डिंग कंपनी को उन्होंने सर्विसेज सप्लाई की है जो जिसका नाम है एक्स इनकॉर्पोरेशन, और वो कहाँ पे है, तो वो USA में है। ठीक है, एक्चुअल ट्रांजेक्शन प्राइस मीन्स ATP। ओके, द एक्चुअल ट्रांजेक्शन प्राइस इज 32 crore rupees. Okay, however ABC Limited is providing a similar services to whom, to unrelated party or non-associate enterprise for worth rupees 58 crore. Okay, so here in this case हम क्या करेंगे, ट्रांजेक्शन बिटवीन एसोसिएट एंटरप्राइज है, ALP पे भी ट्रांजेक्शन नहीं हुआ है। ठीक है, तो इंक्रीज इन प्रॉफिट कितना होगा, तो इंक्रीज इन प्रॉफिट होगा 58 इज ALP minus 32 crore is ATP. Okay, so the net profit is increased by 58 minus 32. Okay, so 58 means 26 crore rupees से प्रॉफिट आपका बढ़ जाएगा। तो इसको क्या नाम देते थे, इसको हम नाम देते थे प्राइमरी एडजस्टमेंट। तो प्राइमरी एडजस्टमेंट सिर्फ किस पर्पज से किया जाता था, फॉर द पर्पज ऑफ टैक्स एंगल। ओके, तो टैक्स के एंगल से क्या किया जाता था, ये प्राइमरी एडजस्टमेंट किया जाता था ताकि आपके पास टैक्स का कलेक्शन बढ़ जाए। ओके, लेकिन प्राइमरी एडजस्टमेंट जो था वो सिर्फ और सिर्फ ABC लिमिटेड ने जो भी कम दाम में गुड्स बेचा उसी को वो एड्रेस करता था। लेकिन यहाँ पे प्राइमरी एडजस्टमेंट एक्स इनकॉर्पोरेशन को जो बेनिफिट मिला है उसको वो एड्रेस नहीं करता है। ओके, तो इसको क्या बेनिफिट मिला, तो उसको बेनिफिट ये मिला कि 26 करोड़ रुपीस का उसने क्या पेमेंट किया होगा, लेस पेमेंट किया होगा, यस और नो। ठीक है, एक ये पहला हिंट है कि इनको भी बेनिफिट 26 करोड़ का तो हुआ है, 58 करोड़ की चीज़ उनको 32 करोड़ में मिल रही है, मतलब उनको भी 26 करोड़ रुपीस का क्या हुआ है, बेनिफिट हुआ है। ओके, सेकेंड लॉस क्या होगा, तो इकोनॉमिक लॉस।
इकोनॉमिक लॉस क्या होगा? तो इकोनॉमिक लॉस ये होगा कि आप 58 करोड़ की एक प्रोडक्ट है, उसका आप 32 करोड़ रुपीस ही चार्ज कर रहे हो। ओके, तो इकोनॉमिक लॉस होगा तो जीडीपी के अंदर भी उसकी क्या होगी? तो जीडीपी के अंदर भी उसकी क्या होगी? इम्पैक्ट होगी ना। तो इसकी इम्पैक्ट जीडीपी के मतलब जीडीपी भी होगी। तो अभी जो भी हमारा जो जीडीपी है वो जो अमाउंट होगी वो अमाउंट कम रिपोर्ट हुई होगी, बिकॉज ऑफ द वी आर रिपोर्टिंग लेस। ओके, तो हम रिपोर्ट लेस करेंगे तो जीडीपी में भी उसका कंट्रीब्यूशन लेस ही आएगा। ठीक है, तो जो भी इकोनॉमिक एडवाइज़र होंगे, जो गवर्नमेंट को इकोनॉमिक एडवाइज़र होंगे, वो बोलेंगे कि आपको इसको स्ट्रीमलाइन करना पड़ेगा और आपको इसको इनडायरेक्टली क्या करना पड़ेगा? पिनलाइज करना पड़ेगा। इन द फॉर्म ऑफ व्हाट? इन द फॉर्म ऑफ पेनल्टी। ओके, जिसको हम नाम देंगे डीम्ड लोन। थोड़ी देर में समझाता हूँ ये डीम्ड लोन क्या होता है। ये इकोनॉमिक लॉस हो गया। थर्ड लॉस कौन सा होगा? तो थर्ड लॉस होगा फॉरेन करेंसी लॉस। क्यों फॉरेन करेंसी लॉस होगा? एक तो आप सेल करोगे, ओके, तो सेल की जो प्राइस होगी, ठीक है, द एटीपी इज लेस देन एएलपी। मतलब एक उसकी जो लैंडेड प्राइस होता है ना, उससे भी आप कम चार्ज करते हो। मतलब एक तो सेल करोगे तो फॉरेन करेंसी इंडिया में कम रिसीव होगा। अगर आप परचेस करोगे देन एटीपी इज मोर देन एएलपी। मतलब आप ज़्यादा प्राइस पे परचेस करोगे तो फॉरेन करेंसी कम रिसीव होगा और फॉरेन करेंसी ज़्यादा पे होगा। तो मैं बोल सकता हूँ कि जो फॉरेन करेंसी डेफिसिट होगी वो भी क्या होगा? बढ़ेगा। तो इन सबको ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट को रिकमेंडेशन मिला कि इन सबको हमें कंसिडर करते हुए हम ऐसा तो क्या करें जिसकी वजह से ये इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन्स जो होते हैं वो कौन सी वैल्यू पे हो। तो इट शुड बी एट विच प्राइस? तो इट शुड बी एट एएलपी। okay, and the transaction is to be done at that appropriate price which is to be accepted in the normal market। ठीक है, लेकिन लोग इन्फ्लुएंस करते हैं, उसकी वजह से प्राइस ऑल्टर होती है और टैक्स का भी लॉस होता है। तो टैक्स का जो लॉस हो रहा था उसको तो हमने प्राइमरी एडजस्टमेंट में रिकवर कर लिया। ओके, बट ये जो इकोनॉमिक लॉस हो रहा है और इकोनॉमिक डैमेज जो हो रहा है उसको किस तरह से रिकवर करेंगे? तो उसके लिए उन्होंने एक प्रोविज़न किया। सेक्शन 92CE के अंदर उन्होंने एक प्रोविज़न ये बनाया। ओके, सबसे पहले तो मैं बताता हूँ कि सेकेंडरी ट्रांजेक्शन तभी एप्लीकेबल होगा जब कितने से ज़्यादा का होगा ट्रांजेक्शन? 1 CR से ज़्यादा का। वो मैं थियरी से बता रहा हूँ आपको। ठीक है, हम थियरी में से पढ़ेंगे उसको, अभी के लिए आप इसको रहने दो। तो सेकेंडरी एडजस्टमेंट क्या होगा उसको हम डिस्कस करते हैं। से फॉर द एग्जांपल, ये जो 58 करोड़ रुपीस ALP था, जिसकी जगह आपने 32 करोड़ रुपीस ATP लिया। ओके, तो डिफरेंस बिटवीन दिस टू अमाउंट मीन्स 26 करोड़ रुपीस ये जो है, इसको हम मान लेंगे कि ये डीम्ड लोन है। डीम्ड लोन और एडवांसेस बाय इंडियन कंपनी टू फॉरेन एंटरप्राइज। ओके, मतलब ये हम मान लेंगे कि ये 26 करोड़ का लोन दे दिया। किसने लोन दिया? ABC लिमिटेड ने किसको लोन दिया हुआ है? कौन सी कंपनी है? एक्स इनकॉर्पोरेशन। ऐसा हम मान लेंगे कि ABC लिमिटेड ने एक्स इनकॉर्पोरेशन को क्या दिया है? लोन। तो अगर लोन दिया होगा तो लोन के ऊपर इंटरेस्ट भी होगा। पर सर इंटरेस्ट एक्चुअल में कहाँ रिसीव हो रहा है? तो इसलिए तो हमने आगे वर्ड कौन सा लगा दिया? डीम्ड वर्ड लगा दिया। तो उसके ऊपर क्या लगेगा? इंटरेस्ट भी लगेगा। अभी इंटरेस्ट के लिए एक बेस रेट होगा। ठीक है, वो बेस रेट कौन सा है वो हम थियोरी में से पढ़ेंगे। उसकी जो सेक्शन है, उसकी जो प्रोविज़न है उसमें से हम देखेंगे। तो एक बेस रेट होगा, वो बेस रेट हम कंसिडर करेंगे। तो वो बेस रेट आपका क्या बन जाएगा? इनकम। और वो अगर इनकम बनेगा तो उसके ऊपर आपको क्या देना पड़ेगा? टैक्स भी देना पड़ेगा। तो सर टैक्स एवरी ईयर देना पड़ेगा? यस, टैक्स आपको एवरी ईयर पे करना पड़ेगा जब तक आप उसको इंडिया में वो पैसा लेके नहीं आते हो। तो आपको ये 26 करोड़ रुपए इंडिया में लेके आने हैं। समझ में आ रहा है? ताकि कंट्री को इकोनॉमिक डैमेज कम हो और फॉरेन करेंसी डेफिसिट ना हो। सो ये वन काइंड ऑफ आपने पेनल्टी लगाया ना, एसोसिएट एंटरप्राइज, मतलब दोनों ही एसोसिएट एंटरप्राइज के ऊपर पेनल्टी लगाया ना। आपने इंडियन एंटरप्राइज के ऊपर एक पेनल्टी लगाया कि अगर आपने ट्रांजेक्शन ALP पे नहीं किया देन वी आर गोइंग टू टेक द वैल्यू
फॉर द प्राइमरी एडजस्टमेंट हम करेंगे 26 करोड़ रुपीज़ पर टैक्स भी लेंगे, प्लस वो 26 करोड़ रुपीज़ जो है उसको हम डीम्ड लोन कंसिडर कर देंगे। तो अगर उसको हम डीम्ड लोन कंसिडर करेंगे तो उसके ऊपर हम इंटरेस्ट भी कैलकुलेट करेंगे। अगर हम उसके ऊपर इंटरेस्ट भी कैलकुलेट करेंगे तो उसके ऊपर आपको टैक्स भी देना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि एसएससी को हमने पूरी तरह से कंट्रोल कर लिया कि आपको अभी इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन किस पे करना है। इट शुड बी एट ALP। ओके, आवर इंटेंट इज़ नॉट टू कलेक्ट द टैक्स ओनली। ओके, आवर इंटेंट इज़ टू मेंटेन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है उसको ध्यान में रखते हुए आपको ये ट्रांजेक्शन करने थे। ओके, सो इसलिए सेकेंडरी एडजस्टमेंट की क्या पड़ी, ज़रूरत पड़ी, याद रहेगा। सो ये आपको ध्यान रखना है। बाद में हम अमेंडमेंट के लेक्चर में देखेंगे कि एक वन टाइम सेटलमेंट स्कीम भी है इसके अंदर, कि आप एक बार क्या कर सकते हो, पे आउट करके फिर उससे बच सकते हो। ठीक है, तो वो इस मटेरियल में भी है, देन अमेंडमेंट के लेक्चर में भी हम डिस्कस करेंगे। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि सेकेंडरी एडजस्टमेंट करने के पीछे का इंटेंट क्या था। तो उनका इंटेंट यही था कि वी आर ट्राइंग टू मतलब मिनिमाइज द लॉसेस, विच लॉसेस, इकोनॉमिक लॉसेस टू द कंट्री, and we are trying to minimize the foreign currency deficit in the best possible manner and by amending the income tax law. Okay, so that the SSC, which is chargeable to tax under the income tax law, will report their transactions or the international transaction at least at ALP. Okay, in order to bring the back money to India, which is actually to be welfare of the Indian public and आप समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ। तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, इंटेंट यही था कि जो लॉस हो रहा है उसको हम टैक्सेशन में तो प्राइमरी एडजस्टमेंट करके उसके ऊपर टैक्स तो ले रहे हैं। ठीक है, बट ये हमारी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम इकोनॉमिक डैमेज को भी कम करें। तो इकोनॉमिक डैमेज तो तब कम होगा ना जब वो पैसे आप इंडिया में लेके आओगे। ठीक है, तो अगर वो पैसे वो इंडिया में लेके आ जाता है तो फिर लोन पे इंटरेस्ट नहीं लगेगा, अदरवाइज हमें इंटरेस्ट भी क्या करना पड़ेगा, चार्ज करना पड़ेगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सेकेंडरी एडजस्टमेंट इन सर्टेन इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन सेक्शन 92CE। सो स्टार्ट करते हैं। देखो सेकेंडरी एडजस्टमेंट में क्या है, तो सेक्शन 92CE हैज़ बीन inserted with effect from the assessment year 1819. Secondary adjustment in common parlance. Secondary adjustment means an adjustment in the books of account of the assessee and its associate enterprise to reflect that the actual allocation of profit between the assessee and its associate enterprise are consistent with the transfer price determined as a result of the result or primary adjustment, thereby removing the imbalance between cash account and the actual profit of the assessee. तो जो कैश अकाउंट है और जो एक्चुअल प्रॉफिट है वो तो कभी मैच ही नहीं होगा उनका। As per the OECD transfer pricing guidelines for the multinational enterprise and the tax determination and administration, OECD transfer pricing guidelines, secondary adjustment may take from the constructive dividends and constructive equity contributions and the constructive loans. हमने सिर्फ अभी तक यही वाला अडॉप्ट किया, कंस्ट्रक्टिव लोन, कंस्ट्रक्टिव इक्विटी एंड कंस्ट्रक्टिव डिविडेंड मॉडल अभी तक हमने अडॉप्ट नहीं किया है। वो इन फ्यूचर नियर बाय अंडर पाइपलाइन है टिल द टाइम जब तक ये इनकम टैक्स एक्ट पूरा जो है DTC के अंदर नहीं आ जाता तब तक वो लोग इसके अंदर ही रखेंगे। ओके, इसलिए अभी तक वो जो कंस्ट्रक्टिव डिविडेंड मॉडल एंड कंस्ट्रक्टिव इक्विटी मॉडल है उसको उन्होंने अभी तक नहीं इम्प्लीमेंट किया अंडर द इनकम टैक्स लॉ। The provision of the secondary adjustment are international recognized and are already part of the transfer pricing rules of many leading economies in the world. So, like Canada, France, Korea, USA has adopted this kind of adjustment in their transfer pricing legislation. While mode of secondary adjustment in the absence of primary adjustment, deemed dividend, deemed equity contribution or deemed loan are different approaches adopted by the different countries. However, the object of different approach is to align the economic benefit of the transaction with the arm's length provision, okay, or the position. When section 92CE is applicable, कब applicable होगा, तो under section 92CE the assessee is required to carry out secondary adjustment where the primary adjustment to transfer pricing has been made. तो अगर primary adjustment हुआ होगा तो ही secondary adjustment होगा। मतलब मान लो प्राइमरी एडजस्टमेंट हुआ ही नहीं है तो सेकेंडरी एडजस्टमेंट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्यों? तो सर प्राइमरी एडजस्टमेंट क्यों नहीं हुआ होगा? तो प्राइमरी एडजस्टमेंट इसलिए नहीं हुआ होगा ना बिकॉज इन केस ऑफ परचेज और इन केस ऑफ सेल योर आर्म्स लेंथ प्राइस इन केस ऑफ सेल
ओके इज लोअर देन द एक्चुअल ट्रांजेक्शन प्राइस, मतलब सेल वैल्यू एक्चुअल में ज़्यादा है पर ALP में कम है, तो फिर प्राइमरी एडजस्टमेंट करके कोई फ़ायदा नहीं है। ओके तो इससे तो ये साबित हुआ ना कि SSC ने ज़्यादा पैसा लिया है, किससे? एसोसिएट एंटरप्राइज से। मतलब उसने अगर ज़्यादा पैसा लिया होगा तो इंडिया में ज़्यादा सेल रिकॉर्ड हुआ होगा, तो अगर इंडिया में ज़्यादा सेल रिकॉर्ड हुआ होगा तो टैक्स के कलेक्शन में प्रॉब्लम होगी नहीं कुछ भी, तो कोई इकोनॉमिक डैमेज भी कहाँ से हुआ। तो प्राइमरी एडजस्टमेंट होगा तो सेकेंडरी एडजस्टमेंट होगा, और सेकेंडरी एडजस्टमेंट किस पर्सपेक्टिव से हम करते हैं? बिकॉज ऑफ द इकोनॉमिक डैमेज टू द कंट्री। ओके सो वी आर रिसीविंग द लेस फॉरेन करेंसी, सो टू ब्रिंग सच फॉरेन करेंसी बैक इन टू द इंडियन इकोनॉमी वी आर गोइंग टू मेक द सेकेंडरी एडजस्टमेंट। ओके सो ये आपको ध्यान रखना है। What is the primary adjustment? The primary adjustment to transfer pricing, transfer price means the determination of transfer price in accordance with the arm's length principle, resulting in increase in the total income or of reduction in the loss, as the case may be of the assessee. तो ALP अप्लाई करने से या तो प्रॉफिट बढ़ता है या तो फिर लॉस क्या होता है? रिड्यूस होता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अभी तक हमने सिर्फ प्रॉफिट की बात की थी कि रिपोर्टिंग प्रॉफिट बढ़ना चाहिए ALP अप्लाई करने से, तो वो लॉस में रिवर्स होगा ना, तो उसमें कॉमन सेंस वाली बात है। ठीक है कि अगर लॉस होगा तो ALP अप्लाई करने से लॉस क्या होना चाहिए? रिड्यूस होना चाहिए। What is a secondary adjustment? The secondary adjustment means an adjustment in the books of account of the assessee and its associate enterprise to reflect that actual allocation of profit between the assessee and its associated enterprise is consistent with the transfer price determined as a result of primary adjustment, thereby removing the imbalance between the cash account and the actual profit of the assessee. तो कोई ऐसा सोच सकता है कि सर ये तो पागलों वाला एडजस्टमेंट है। पागलों वाला कैसे एडजस्टमेंट है सर? मतलब आप एक तरफ प्राइमरी एडजस्टमेंट करके बेचारे से टैक्स भी ले रहे हो। ठीक है, मान लो हमने जो इलस्ट्रेशन डिस्कस किया उसमें प्राइमरी एडजस्टमेंट हमने कितना किया? थोड़ा पानी पी लेता हूँ मैं। सो प्राइमरी एडजस्टमेंट करके एक तो हमने 26 करोड़ रुपए बढ़ा दिए। ठीक है, तो वो 26 करोड़ पे हम क्या लेंगे? टैक्स भी लेंगे, साथ साथ वो 26 करोड़ को डीम लोन मान के उसके ऊपर डीम्ड इंटरेस्ट आएगा और उसके ऊपर हम क्या करेंगे? टैक्स का कलेक्शन भी करेंगे। मतलब ये तो दो तरफा क्या हो गया? जुगाड़ हो गया ना, दोनों तरफ से आपको क्या होगा? टैक्स का रेवेन्यू होगा। बट प्रैक्टिकली स्पीकिंग अगर कोई इकोनॉमिस्ट से जाके आप पूछोगे though they are not concerned with the tax, first of all they are concerned with the foreign currency in form of the international transaction. Taxation is a secondary matter. First of all you have to receive the money in India, okay, in order to report into the GDP. okay, so अगर वो पैसा ही नहीं आएगा तो वो तो बहुत बड़ा लॉस आ जाएगा। टैक्स तो लॉस है, टैक्स का कलेक्शन नहीं हो रहा है वो भी लॉस है, पर अगर पैसा ही नहीं आया तो इसलिए उन्होंने कहा कि आप एक प्रॉपर एडजस्टमेंट करो जो इकोनॉमिक एंगल के साथ भी अलाइन हो रहा हो। तो आपने टैक्स का एडजस्टमेंट प्राइमरी एडजस्टमेंट में कर दिया, तो आपने टैक्स का कलेक्शन कर लिया, बट वो जो टैक्स का प्रोविजन आपने बनाया जो आपने प्राइमरी एडजस्टमेंट में बताया और वो बिल्कुल सही है, हम उसके साथ कोई ऐसा है नहीं कि आपने ये गलत किया, बट इट शुड बी अलाइन विद द इकोनॉमिक एस्पेक्ट एज वेल। सो इकोनॉमिक एस्पेक्ट को देखते हुए उन्होंने सेकेंडरी एडजस्टमेंट किया और उन्होंने ऐसा कहा कि आप इसके साथ भी अलाइन करो। अगर वो व्यक्ति मीन्स जो असेसी है उसने अगर कोई इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन किया है और वो पैसा इंडिया में नहीं लेके आ रहा है तो उसको क्या मान लो आप? डीम्ड लोन। ठीक है, तो बात खत्म। सो देखो उसके अंदर व्हेन सेकेंडरी एडजस्टमेंट विल बी एप्लीकेबल, तो सेकेंडरी एडजस्टमेंट विल बी एप्लीकेबल in the following situation where a primary adjustment to transfer price has been made suo motu by the assessee in his return of income, where a primary adjustment to transfer price made by assessing officer has been accepted by the assessee. okay, तो ये समझ रहे हो ना, दोनों चीज़ें आपको समझ में आ गई कि पहले में प्राइमरी एडजस्टमेंट टू ट्रांसफर प्राइस हैज बीन सुओ मोटेड बाय द असेसी, तो असेसी ने खुद ही डिक्लेयर कर दिया। ठीक है कि आई एम रेडी टू पे टैक्स एट ALP। ओके, और अगर असेसिंग ऑफिसर ने अडॉप्ट किया होगा तो एंड वेयर अ प्राइमरी एडजस्टमेंट टू ट्रांसफर प्राइस इज डिटरमाइंड बाय द एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट एंटर्ड इनटू बाय द असेसी अंडर सेक्शन 92CC।
ठीक है। तो APA हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट का मतलब क्या होता है कि एक एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट होता है, ओके, जिसमें क्या होता है कि लाइक बड़ी बड़ी कंपनीज होती है तो उनके डेली के 50 से 60 इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन होते हैं, डेली 50 to 60, एंड एक ट्रांजेक्शन करोड्स में है। तो it is very difficult for the company to calculate the arm's length price for the each and every individual transaction. Okay, so it is better to have some certainty, okay, or the clarity while calculating the arm's length price. तो एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट का जो भी डिस्कशन है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि किस तरह से उसके अंदर ALP का कैलकुलेशन किया जाता है। बट मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट करने के पीछे का ऑब्जेक्टिव यही होता है कि ALP जो डेविएट होती है पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन टू दी अनदर ट्रांजेक्शन, तो APA करने से वो एक क्लैरिटी रहती है, सर्टेनिटी रहती है, ओके, कि APA आपने किया होगा तो जो प्राइस होगी वो आपको पता होगी कि कौन सी प्राइस इस ट्रांजेक्शन के अंदर पर्टिकुलरली ली जाएगी। ओके, सो वी विल डिस्कस इन टू द नेक्स्ट लेक्चर। अभी हम सेकेंडरी एडजस्टमेंट पे रहते हैं, तो उसमें लिखा हुआ है APA वाला भी अगर होगा तो भी हम क्या करेंगे, सेकेंडरी एडजस्टमेंट कर सकते हैं। उसके बाद लिखा हुआ है अगर सेफ हार्बर रूल्स होगा तो सेफ हार्बर रूल्स भी उसके टाइप ही होता है, एक बेंचमार्क परसेंटेज होते हैं कि इतना परसेंटेज तो आपका क्या होना चाहिए, प्रॉफिट होना चाहिए। एक पर्टिकुलर इंडस्ट्रीज के लिए उन्होंने बताया हुआ है कि इतनी तो आपकी प्रॉफिट मार्जिन होनी चाहिए, ठीक है, तो वो हम आगे डिस्कस करेंगे। Where a primary adjustment to transfer price arising as a result of a resolution of an assessment by way of a mutual agreement procedure under DTAA entered into under section 90 and 90A. ओके, तो DTAA के अंदर अगर ऐसा कोई प्रोविज़न उन्होंने इंसर्ट किया है, ओके, कि प्राइमरी एडजस्टमेंट को हम एलिमिनेट करेंगे बाय वे ऑफ टैक्सेशन एडजस्टमेंट, तो वो लोग सेकेंडरी एडजस्टमेंट भी कर सकते हैं। बट ऐसा स्पेसिफिकली उसके अंदर लिखा हुआ होना चाहिए। किसके अंदर लिखा हुआ होना चाहिए, जो DTAA आप मतलब ट्रीटी जो आप साइन करोगे उसके अंदर स्पेसिफिकली ये लिखा हुआ होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद देखो द थ्रेशोल्ड लिमिट, तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 1 करोड़ से ज़्यादा होगा तो ही हम क्या करेंगे, एप्लीकेबल करेंगे, ओके, सेकेंडरी एडजस्टमेंट। तो उसमें लिखा है थ्रेशोल्ड लिमिट, when the secondary adjustment is not applicable, if the following two conditions are not satisfied, secondary adjustment is not required. The amount of primary adjustment made in case of an assessee in any previous year does not exceed 1 करोड़। तो अगर 1 करोड़ से ज़्यादा नहीं है तो सेकेंडरी एडजस्टमेंट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। The primary adjustment is made in respect of the assessment year 16-17 और any earlier assessment year। तो अगर 16-17 से पहले या फिर 16-17 के अंदर अगर आपने प्राइमरी एडजस्टमेंट किया होगा तो हम सेकेंडरी एडजस्टमेंट नहीं करेंगे, क्योंकि वो सेक्शन ही नेक्स्ट ईयर से आया था, ओके। सेक्शन 92 CE जो है वो असेसमेंट ईयर 17-18 से ही आया था, ओके, इसकी वजह से। उसके बाद लिखा हुआ है क्वांटिफिकेशन ऑफ सेकेंडरी एडजस्टमेंट, किस तरह से हम उसको क्वांटिफाई करेंगे। सो उसके अंदर ऐसे 3 ही पॉइंट है, बट ये नंबर 1 ऊपर टाइप हो गया है, ओके, तो इसको मैंने हटा दिया। क्वांटिफिकेशन ऑफ सेकेंडरी एडजस्टमेंट एंड द रेलेवेंट प्रोविजंस आर एज फॉलोज। तो एज अ रिजल्ट ऑफ प्राइमरी एडजस्टमेंट टू द ट्रांसफर प्राइस there is an increase in the total income or reduction in the loss as the case may be of the assessee. The difference between the arm's length price determined in the primary adjustment and the price at which the international transaction has actually been undertaken is called which money, excess money, okay। तो वो डिफरेंस हमने थोड़ी देर पहले जो क्वेश्चन में देखा, डिफरेंस कितना आया था 58 - 32 करोड़, तो 26 करोड़ रुपीज़ को हम एक्सेस मनी मानेंगे, ठीक है। अभी वो एक्सेस मनी जो इंडिया में रिसीव नहीं हुई, उस एक्सेस मनी के ऊपर हम इंटरेस्ट का कैलकुलेशन भी करेंगे। तो उसमें लिखा है देखो नंबर 4, द एक्सेस मनी इज नॉट रिपाट्रिएटेड टू इंडिया बाय द एसोसिएट एंटरप्राइज विद इन द प्रिस्क्राइब टाइम। तो व्हाट इज प्रिस्क्राइब टाइम, गिवन बाय रूल नंबर 10 CB, वो मैं लिखवा देता हूँ आपको अगर नहीं लिखा होगा तो। इन जनरल टर्म्स द रिपाट्रिएशन मीन्स इफेक्टिवली reversing the funds so that the accounts of the parties involved are in line with the economic intent of the primary adjustment. The excess money which is not repatriated to India shall be deemed to be advance made by the assessee to such associated enterprise, and the interest on such advance shall be computed as the income of the assessee in the manner as is prescribed by rule number 10 CB.
अंडरस्टूड। तो ये आपको याद रखना है, जो एक्सेस मनी जो था उसको हम क्या मान लेंगे, मनी जो आपने उनको एडवांस में दिया हुआ है, ठीक है। और उसके ऊपर क्या कैलकुलेट करना है, हमें इंटरेस्ट भी कैलकुलेट करना है। प्रिस्क्राइब्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको दिया है, तो प्रिस्क्राइब्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट एज पर रूल नंबर 10 CB with regard to the rate of interest to be computed in case of failure to repatriate the excess money within the prescribed time given above. Rule number 10 CB provides for the separate interest rates for international transaction denominated in Indian rupee, those denominated in the foreign currency. The rate of interest is on annual basis and shall be computed as follows. ओके कैसे फॉलो, मतलब किस तरह से आप उसको कैलकुलेट करोगे, तो ध्यान से पढ़िएगा। At 1 year marginal cost of fund lending rate of SBI, okay, as on 1st April of the previous year plus 325 basis point in case of the international transaction denominated in which currency, Indian rupees, okay। तो SBI का जो भी लैंडिंग रेट होगा उसके अंदर 325 बेसिस पॉइंट आप ऐड करोगे, तो 3.25% होगा, 325 बेसिस पॉइंट, ओके। उसके बाद नेक्स्ट देखो, एट 6 month लाइबोर एज ऑन 30th of September of the previous year plus 300 basis point in case of the international transaction is denominated in which currency, foreign currency, ठीक है। तो आपको याद रखना है इंडियन करेंसी या फॉरेन करेंसी। अगर इंडियन करेंसी में हुआ होगा तो फिर उस केस में जो SBI का लैंडिंग रेट होगा ऑन फर्स्ट डे ऑफ प्रीवियस ईयर प्लस उसके अंदर आप 325 बेसिस पॉइंट आप ऐड करोगे। और अगर फॉरेन करेंसी में ट्रांजेक्शन हुआ है तो उसके अंदर जो भी लाइबोर रेट होगा, ठीक है, उसके अंदर हम क्या करेंगे, 300 बेसिस पॉइंट ऐड करेंगे, ओके। तो 3% जितना इसमें भी ऐड करना पड़ेगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो हम आगे वाला इलस्ट्रेशन स्टार्ट करते हैं। अभी इलस्ट्रेशन स्टार्ट करने से पहले हमें वो रिपाट्रिएशन वाला समझना पड़ेगा, जो कि एक्सेस मनी होता है, दैट डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल ट्रांजेक्शन प्राइस एंड द ALP, okay, which is taken for tax purpose. So in that case, such excess money should be received in India within 90 days from the date of furnishing income tax return under section 139 subsection 1, और the due date से ही आप मान लो कि ड्यू डेट जो सेक्शन 139 सबसेक्शन 1 में देके रखी है फॉर फाइलिंग इनकम टैक्स रिटर्न, उसके 90 दिन के अंदर अंदर क्या आ जाना चाहिए, वो एक्सेस मनी इंडिया में रिसीव्ड हो जाना चाहिए, ठीक है। उसकी अलग अलग कैटेगरीज हैं, बट अभी सारी कैटेगरीज में अभी नहीं बता सकता, वो अमेंडमेंट भी है तो हम अमेंडमेंट वाले सेशन में देखेंगे। बट अभी के लिए आपको इतना याद रखना है कि विद इन 90 डेज के अंदर वो रिपाट्रिएशन इंडिया में हो जाना चाहिए इन ऑर्डर टू अवॉइड सेकेंडरी एडजस्टमेंट। अदरवाइज आपको पता ही है सेकेंडरी एडजस्टमेंट में होने वाला क्या है। तो सेकेंडरी एडजस्टमेंट में होगा क्या कि वो लोग डीम्ड लोन ट्रीट कर देंगे और डीम्ड लोन के ऊपर क्या लेना स्टार्ट करेंगे, इंटरेस्ट, और उस इंटरेस्ट के ऊपर क्या लेना स्टार्ट करेंगे, टैक्स भी लेना स्टार्ट करेंगे। गवर्नमेंट ने नो डाउट उसके लिए एक सेटलमेंट स्कीम निकाली हुई है कि आप इतना टैक्स पे कर दो अभी, और फिर आपको हम हमेशा के लिए सेकेंडरी एडजस्टमेंट में से छुट्टी दे देंगे। बट स्टिल वो अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे, वो अमेंडमेंट के सेशन में अलग से आएगा, ओके। सो आई होप ये सेकेंडरी एडजस्टमेंट वाला आपको समझ में आया, ओके। नाउ स्टार्टिंग विद द इलस्ट्रेशन, ओके। सो स्टार्ट करते हैं। उसके अंदर देखो, एक्स लिमिटेड is an Indian company. It renders services to Y Incorporation, an American company which is an associate enterprise of X Limited within the parameters of section 92A. During the previous year 17-18, X Limited charged 8% of cost of providing services to Y Incorporation. However, X Limited would have earned the margin of 11% of cost if similar service were provided to unconnected foreign concern। मतलब unassociated enterprise को अगर आप बेचोगे तो 11%, associate enterprise को बेचा तो मार्जिन कितना है आपका, सिर्फ 8%। The assessing officer makes the transfer pricing adjustment to the tune of 3%, of which comes to an in addition of 11.5 करोड़ to the reported income। तो कितना एडिशन हुआ, 11.5 करोड़ का एडिशन हुआ to the reported income of X Limited। The adjustment is accepted by X Limited, adjustment accept भी कर लिया। The addition of 11.5 crore is known as a which adjustment, primary adjustment, okay। However, the primary adjustment is accepted by X Limited, the addition of rupees 11.5 crore is known as a primary adjustment। दो बार मैंने पढ़ लिया। The addition of 11.5 crore is now known as a primary adjustment।
However, primary adjustment to be the income of X Limited does not address the benefit obtained by Y Incorporation. तो Y Incorporation ने तो 11.5 करोड़ का कम ही पेमेंट किया ना उन लोगों को. ओके अगर मान लो कि इंडियन कंसर्न अगर 8% से ट्रांजेक्शन नहीं करता और 11% पे वो प्रॉफिट करता, तो फिर उस केस में उसको कितना रिसीव होता, 11.5 CR रिसीव होता. उसके बाद देखो, X Limited does not address the benefit obtained by Y Incorporation by retaining 11.5 crore in cash. Provision of Section 92CE on the secondary adjustment seek to target the such cash benefit by applying the tax charge on the excess benefit in the hands of foreign entity. Okay. अंडर दिस सेक्शन अभी हम किसको ट्रिगर करेंगे, हम किसको पकड़ेंगे, जिसने ये कम पैसा लिया उसको पकड़ेंगे, ताकि वो नेक्स्ट टाइम से ऐसा कुछ ना करे. ठीक है, तो उसमें लिखा हुआ है अंडर दिस सेक्शन 11.5 करोड़ विल बी कंसिडर्ड एज अ सेपरेट ट्रांजेक्शन एज अ डीम्ड लोन in the language of 92 CE. It is known as a secondary adjustment given by X Limited. Arm's length value of interest on deemed loan will be taxable in the hands of X Incorporation annually. X Incorporation नहीं आएगा यहाँ पे, limited आएगा. Annually till 11.5 crore is repatriated by Y Incorporation of America to X Limited in India. याद रहेगा, समझ में आ रहा है. तो ये आपको ध्यान रखना है, ये 11.5 करोड़ पे जो भी इंटरेस्ट होगा, तो अभी इंटरेस्ट के लिए मैंने आपको बताया कि इंटरेस्ट कितने, 2 पार्ट. ओके अगर किस में ट्रांजेक्शन, अगर किस में हुआ है ट्रांजेक्शन इन डोमेस्टिक करेंसी, डोमेस्टिक करेंसी मतलब किस में ट्रांजेक्शन हुआ, रुपीस के अंदर, और अगर ट्रांजेक्शन किस में होता है, इन फॉरेन करेंसी. ओके तो अगर फॉरेन करेंसी के अंदर हुआ तो फिर उस केस में हमें किसका रेट लेना पड़ेगा, तो जो लाइबोर रेट होगा वो उसका 30 सितंबर पे जो भी लाइबोर रेट होता है उसके अंदर 3% आपको ऐड करना है, मतलब 300 बेसिस पॉइंट आपको ऐड करना है, वो हमने डिस्कस किया. एंड इन केस अगर डोमेस्टिक करेंसी हुआ तो डोमेस्टिक करेंसी के अंदर हमें क्या करना है, तो जो भी SBI का लैंडिंग रेट होगा ऑन फर्स्ट डे ऑफ प्रीवियस ईयर, ओके उसके अंदर हम कितना पॉइंट ऐड करेंगे, 350 बेसिस पॉइंट. ओके मतलब SBI का जो रेट होगा उसमें 3.5 आपको क्या करना है, ऐड करना है. ठीक है, ये आपको याद रखना है. अभी नंबर 2 एंड नंबर 3 वैसे तो फिजिकल क्लास में मैं लिखवाता हूँ, बट अभी मैं लिखवाऊँगा नहीं, मैं आपको उसका सिर्फ क्या कर दूंगा, एक फ़ोटो शेयर कर दूंगा 2 और 3 का. ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको उसमें से देख लेना है. अगर आपके पास स्पाइरल नहीं है तो, अगर आपके पास स्पाइरल है तो उसमें से इसमें कॉपी कर लेना है. ठीक है, तो आपको इतना काम करना है. तो यहाँ पे हमारा सेकेंडरी एडजस्टमेंट वाला पार्ट क्या होता है, कंक्लूड होता है. ठीक है, सो आई होप आपको ये समझ में आएगा कि सेकेंडरी एडजस्टमेंट हमें किस तरह से करना है और क्यों करना है, उसका कॉमन सेंस आपको समझना है और उसका इंटेंट आपको समझना है. ये बात आप समझ लेना. ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि किस तरह से हम इसको डील करेंगे. क्लियर. तो एक एग्जाम्पल और भी बनता है इसके अंदर, मैं एक एग्जाम्पल बताता हूँ आपको कि सिर्फ फॉर द एग्जाम्पल ABC लिमिटेड एंड यहाँ पे X इनकॉर्पोरेशन है. ठीक है, तो कुछ ऐसा भी उनका माइंड होगा कि क्यों ना हम सेकेंडरी एडजस्टमेंट अभी लगाना ही पड़ेगा, हम ज़्यादा इसमें वेट नहीं कर सकते. तो क्या होगा, तो मान लो X इनकॉर्पोरेशन को 20 करोड़ रुपीस की ज़रूरत है. कितने की ज़रूरत है, 20 करोड़ रुपीस की ज़रूरत है. मतलब उसको लोन भी चाहिए प्लस सर्टेन गुड्स भी चाहिए. ठीक है, लोन भी चाहिए और गुड्स भी चाहिए. ओके तभी X इनकॉर्पोरेशन ने ABC लिमिटेड से 20 करोड़ का लोन लेने वाले हैं. ठीक है, तो ये लोन भी लेने वाले हैं प्लस क्या लेने वाले हैं, कुछ गुड्स भी परचेस करने वाले हैं. ठीक है, तो अभी हुआ कुछ ऐसे कि ये लोन तो लेना ही है प्लस गुड्स भी लेना है. तो X इनकॉर्पोरेशन ने ABC लिमिटेड को बोला कि एक काम करो, आप हमें क्या करो, गुड्स सप्लाई करो. ठीक है, तो उन्होंने गुड सप्लाई किया, तो ABC लिमिटेड ने X इनकॉर्पोरेशन को गुड सप्लाई किया वर्थ रुपीस कितना, 40 करोड़. ठीक है,
तो ये वर्थ ₹40 करोड़ का उन्होंने गुड सप्लाई किया, जिसका ALP मतलब मार्केट वैल्यू कितना है, तो मार्केट वैल्यू इसका है ₹80 करोड़। ठीक है, तो अभी इसको हम इस तरह से रखते हैं, 80 नहीं रखते, इसको हम 60 करोड़ रखते हैं। ओके, तो अभी ABC लिमिटेड ने ऐसा बोला कि मैं तुझे गुड सप्लाई करूँगा 60 करोड़ का, ठीक है, और फिर मैं तुझे 20 करोड़ का क्या दूंगा, लोन भी दूंगा। तो एक काम करो, मैं आपको 60 करोड़ के गुड्स 40 करोड़ में दे देता हूँ, तो इनडायरेक्टली आपको 20 करोड़ रुपए का लोन मिल गया। ठीक है, वो 20 करोड़ का रुपए का लोन आप अपने पास रखो, उसके ऊपर हम आपसे कैश में इंटरेस्ट लेंगे। किस में इंटरेस्ट लेंगे? कैश में। आप 20 करोड़ का लोन रखो, ठीक है, 60 करोड़ के गुड्स आपको कितने में दिए? 40 करोड़ में दे दिए। ठीक है, और आपको 20 करोड़ रुपए कब देने? तो ये कैश में आप मुझे क्या कर सकते हो? पे कर सकते हो, वो आप फ्यूचर में पे कर देना। तो अभी इसमें दो चीज़ें होगी, एक तो क्या होगा, ABC लिमिटेड के हाथ में सिर्फ एक प्राइमरी एडजस्टमेंट होगा। तो प्राइमरी एडजस्टमेंट कितने करोड़ का होगा? 20 करोड़ का प्राइमरी एडजस्टमेंट हो गया, बात खत्म। पर अभी ये जो 20 करोड़ रुपए जो है उसका वो लोग कुछ और सेटलमेंट करेंगे इन द फॉर्म ऑफ कैश। ठीक है, तो गवर्नमेंट को ऐसा लाइकलीनेस लगा कि ये 20 करोड़ रुपीज़ का कुछ और सेटलमेंट हो रहा है, और यहाँ पे ABC लिमिटेड ने या तो इंटेंशनली या अनइंटेंशनली कुछ 20 करोड़ रुपीज़ का लोन दिया हुआ है। ओके, क्यों? क्योंकि वो जो गुड्स थे वो कम दाम में सप्लाई कर रहे हैं, तो वो इनडायरेक्टली तो हम वन टाइप ऑफ लोन ही बोल सकते हो ना, फ्रॉम एसोसिएट एंटरप्राइज टू द फॉरेन कंसर्न। इसलिए इन्होंने कुछ इस तरह से सोचा होगा और तब जाके ये सेकेंडरी एडजस्टमेंट का इम्प्लीमेंटेशन किया होगा। तो आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। ओके, सो ये आपको याद रखना है कि किस तरह से हम इसमें डील करेंगे। क्लियर? तो ABC लिमिटेड एंड एक्स इनकॉर्पोरेशन 20 करोड़ रुपीज़ का हम इसको क्या मानेंगे? डीम लोन। ओके ना, आगे एक और इम्पॉर्टेंट सेक्शन, सेक्शन 94B। ओके, सो ये सेक्शन किसको लेकर है? तो ये सेक्शन है लिमिटेशन ऑन इंटरेस्ट डिडक्शन। मतलब आपने लोन लिया हुआ है, और लोन कहाँ से लिया हुआ है? तो एसोसिएट एंटरप्राइज से लोन लिया हुआ है। ठीक है, और एसोसिएट एंटरप्राइज से जो लोन लिया हुआ है उसके ऊपर जो आप इंटरेस्ट पे करोगे उसके ऊपर एक रिस्ट्रिक्शन लगा दिया है, मतलब लिमिटेशन लगा दिया कि इतने से ज़्यादा हम आपको डिडक्शन नहीं दे सकते। तो वो क्या लिमिटेशन है, वही आज हम डिस्कस करने वाले सेक्शन 94B के अंदर, कि क्या लिमिटेशन उन्होंने लगा के रखी है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो इसके अंदर कैलकुलेशन हमें कैसे करना है, तो वो कैलकुलेशन पहले चेक करते हैं कि किस तरह से उसका कॉन्सेप्ट वर्क करेगा। ओके, सो वो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। सेक्शन का नाम आपको याद रखना है, सेक्शन 94B। सेक्शन 94B, इसको आप बोल सकते हो थिंक कैपिटलाइजेशन और मैक्सिमम इंटरेस्ट डिडक्टिबल in case of payment to associated enterprise। मतलब आप जो इंटरेस्ट का पेमेंट किससे पे करोगे? एसोसिएट एंटरप्राइज। उनको जो भी आप इंटरेस्ट पे करोगे वो एक सर्टेन परसेंटेज तक ही आपको डिडक्शन मिलेगा, बाकी का डिसअलाउड हो जाएगा। और डिसअलाउड होगा और वो भी कैरी फॉरवर्ड होगा उसके अंदर। वो कैसे वर्क होता है उसको हम डिस्कस करते हैं। तो पहले तो एक एग्जांपल से समझते हैं कि आपकी एक होल्डिंग कंपनी है और ये सब्सिडरी कंपनी है, और ये 100% होल्डिंग कंपनी है। ओके, अभी होल्डिंग कंपनी ने लोन दिया हुआ है, किसको लोन दिया हुआ है? सब्सिडरी कंपनी। ये होल्डिंग कंपनी कहाँ पे है? USA में, और ये सब्सिडरी कंपनी कहाँ पे है? तो इन इंडिया। ओके, तो होल्डिंग कंपनी ने लोन दिया हुआ है, कितने का? 300 करोड़ का लोन दिया हुआ है, जिसपे इंटरेस्ट रेट है 10%। तो 30 करोड़ रुपीज़ इंटरेस्ट है। ठीक है, और ALP सब कुछ अप्लाई कर दिया हमने। 10% मार्केट में भी रेट चल रहा है, और एक्चुअल में भी कितना लिया हुआ है? 10% ही लिया हुआ है। लेकिन अभी ये जो सब्सिडरी कंपनी है उसका प्रॉफिट कितना है? तो उसका प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट है 50 करोड़ रुपीज़, और ये 30 करोड़ रुपीज़ यहाँ पे क्या हो चुका है? डेबिट हो चुका है। ठीक है, तो अभी ऐसे देखने जाए तो उनका नेट प्रॉफिट कितना है बिफोर इंटरेस्ट? कितना है? 80। तो नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट, ठीक है, वो कितना है? 80 करोड़ रुपीज़ है।
तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि ये 80 करोड़ रुपीज़ जो प्रॉफिट है उसके कंपैरिजन में ये जो लोन पे जो इंटरेस्ट पे किया वो काफ़ी ज़्यादा है। क्यों? उसका रीज़न ये है कि जब भी यूएसए कंपनी और मतलब होल्डिंग कंपनी और सब्सिडरी कंपनी का कॉन्सोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनेगा, तब तो ये 30 करोड़ रुपीज़ होल्डिंग कंपनी अपने बुक्स में क्या दिखाएगी, इनकम ही दिखाएगी। तो ये तो घर का लोन घर के अंदर ही है ना, समझ में आ गया। बट फिर भी उसके अंदर ज़्यादा हम ऑब्जेक्ट नहीं कर सकते, इसलिए गवर्नमेंट ने एक रूल बनाया कि आप जब भी इंटरेस्ट पे करते हो एसोसिएट एंटरप्राइज को, तो वो 30% ऑफ EBITDA, ओके, दैट इज अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, उससे ज़्यादा हम आपको डिडक्शन नहीं दे सकते। ठीक है, तो मान लो कि ये जो 80 करोड़ है ना, यही हमारा क्या है, तो अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स एंड अमोर्टाइजेशन। तो ये 80 करोड़ का ही हम 30% कर देते हैं, तो ये हुआ कितना, 24 करोड़। तो 24 करोड़ ही आपको मैक्सिमम इंटरेस्ट क्या हो सकता है, इंटरेस्ट डिडक्टिबल हो सकता है। इससे ज़्यादा आपको इंटरेस्ट डिडक्टिबल नहीं हो सकता। तो आपने पे कितना किया, 30 करोड़, आपको मिलेगा कितना, 24 करोड़। तो 6 करोड़ क्या हो जाएगा, डिसअलाउड। ये डिसअलाउड भी होगा, साथ में ये क्या होगा, कैरी फॉरवर्ड भी होगा। कितने साल तक कैरी फॉरवर्ड होगा, फॉर 8 ईयर्स। तो जिस ईयर में आपका कम होता है, इंटरेस्ट की अमाउंट कम होती है, उस ईयर में आप ये 6 करोड़ में से कुछ एडजस्टमेंट कर सकते हो। तो इससे क्या फ़ायदा क्या हुआ, गवर्नमेंट को फ़ायदा ये हुआ कि ये भी तो एक वन काइंड ऑफ प्रॉफिट प्लानिंग हुआ ना, कि हम हमारे एसोसिएट एंटरप्राइज से बहुत सारा लोन ले लेंगे और फिर हम क्या करेंगे, उसका इंटरेस्ट पीएनएल में डेबिट करेंगे। अभी इंटरेस्ट पीएनएल में डेबिट करोगे, अभी लोन आपको किसने आपको लोन दिया, तो एसोसिएट एंटरप्राइज ने। उसके पास पैसा कहाँ से आया, तो उसने मतलब दोनों का पैसा तो सेम ही होता है, एक लेवल पे तो सेम ही होगा ना, तो उसने आपको पैसा दिया और आप उसको इंटरेस्ट पे कर रहे हो। ठीक है, तो आपका प्रॉफिट कहीं ना कहीं उसका मतलब आपके बुक्स में जो एक्सपेंस आपने दिखाया होगा इंटरेस्ट का, वो उसके बुक्स में क्या बनेगा, इनकम बनेगा। और जब आप कॉन्सोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाओगे तब तो कॉमन इनकम बहुत ज़्यादा दिखेगी। तो टैक्स एक्सपेंस को कम करने के लिए ये लोग भी ऐसा कर सकते हैं। दूसरा ये भी हो सकता है कि एक फॉरेन कंपनी है, ठीक है, तो फॉरेन कंपनी का परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट पीई, अगर उसका परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट कहाँ पे, इंडिया में, तो फॉरेन कंपनी एंड उसका परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट जो इंडिया में है, इसको हमें क्या मानना है, ऐसे दोनों क्या होते हैं, दे आर द सेम पर्सन। बट इनकम टैक्स के अंदर, इनकम टैक्स एक्ट के अंदर आपको इसको क्या मानना पड़ेगा, डिफरेंट पर्सन। तो ये जो परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट ऑफ फॉरेन कंपनी है, उसको आपको डिफरेंट मानना है। किससे डिफरेंट मानना है, फ्रॉम द फॉरेन कंपनी। तो अभी फॉरेन कंपनी ने जो परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट को लोन दिया होगा, उसके अंदर भी 30% का क्या लगेगा, रिस्ट्रिक्शन। तो एक लेवल से ज़्यादा अगर आप इंटरेस्ट पे करोगे, तो वो जो एक्सेस अमाउंट आपने पे की होगी, उसको हम क्या कर देंगे, डिसअलाउड। ठीक है, ये मैंने सिलेबस से बाहर जाके बात की थोड़ी देर पहले, जो मैंने बोला कि ये कॉमन इंटरेस्ट ही होता है, जो इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, ठीक है, अपनी ग्रुप ऑफ कंपनीज से, वो उनके लिए तो इनकम होता है, आपके लिए एक्सपेंस होता है। बट सब कुछ साथ में जब मिलाओगे और सबका कंसोलिडेशन करोगे एक साथ, तो सबका तो इनकम ही होता है। ठीक है, तो इसलिए वो बताने के लिए बुक्स के अंदर क्या होता है, एक्सपेंस होता है, बट वो होता तो इनकम ही है। ओवरऑल ग्रुप ऑफ कंपनीज में देखोगे तो वो होगा क्या, तो वो होगा इनकम ही। समझ में आ रहा है, इसलिए उसको थीम करने के लिए, ठीक है, और उसको पूरा एक लिमिट में रखने के लिए ये रिस्ट्रिक्शन उन्होंने लगाया हुआ है। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं हम लोग सेक्शन 94B। वो स्टार्ट करने से पहले हम सीधा क्वेश्चन ही करते हैं, ठीक है, सो दैट आपको आइडिया आ जाएगा कि क्या करना है। और फिर हम सजेस्टेड आंसर में से देखेंगे, एक क्वेश्चन उसमें भी पूछा हुआ है, ठीक है, उसका भी हम डिस्कशन करेंगे। नाउ इलस्ट्रेशन नंबर 1 दिया हुआ है आपको, कंप्यूटेशन ऑफ एक्सेस इंटरेस्ट, किस तरह से कैलकुलेशन करना है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ द ईयर 1, तो ये पीएनएल दिया हुआ है आपको, एक्सपेंस है, देन सेल्स, ओके, डेप्रिसिएशन, देन टोटल इंटरेस्ट एक्सपेंस है 20, इंटरेस्ट टू नॉन रेसिडेंट एसोसिएट एंटरप्राइज 21 है। तो रिस्ट्रिक्शन सिर्फ इसके ऊपर है, रिस्ट्रिक्शन अंडर सेक्शन 94B।
फिर इंटरेस्ट टू नॉन एसोसिएटेड एंटरप्राइज, वो तो इसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। टैक्सेस हैं, देन अमोटाइजेशन ऑफ डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, तो ये भी आएगा ना EBITDA में, तो अमोटाइजेशन भी आएगा। एंड नेट प्रॉफिट कितना है 7। तो अभी स्टार्ट करते हैं। ओके तो 7 नेट प्रॉफिट से स्टार्ट करते हैं। तो अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट डेप्रिसिएशन, ओके, इंटरेस्ट डेप्रिसिएशन टैक्स एंड अमोटाइजेशन, ये सब हमें ऐड करना है। तो 7 प्लस कितना करेंगे हम 2 प्लस टैक्स 15 प्लस इंटरेस्ट टोटल कितना है, तो इंटरेस्ट टोटल 31 है। ओके एंड देन प्लस कितना करना है आपको 5। आंसर मत देखना। सो 7 प्लस 2 प्लस 15 प्लस 31 प्लस 5, तो ये हो गया आपका 60। ये 60 आपको क्या मिल गया EBITDA। 60 का आपको कितना परसेंट करना है 30%। तो 60 का 30% करोगे तो कितना होगा 18 करोड़ रुपीस। एक्चुअल में कितना इंटरेस्ट पे हुआ है, तो एक्चुअल में इंटरेस्ट आपको मतलब आपने कितना पे किया 21, तो 21 माइनस 18 करोड़, तो 3 करोड़ एक्स्ट्रा पे किया ना। तो ये जो एक्स्ट्रा आपने पे किया ये क्या हो जाएगा डिसअलाउड, डिसअलाउड अंडर सेक्शन 94B। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो 3 करोड़ रुपए डिसअलाउड होगा। रादर आप ऐसा भी बोल सकते हो कि इसको हम क्या करेंगे कैरी फॉरवर्ड भी कर सकते हैं। तो ये कैरी फॉरवर्ड करेंगे तो ये 3 करोड़ रुपीस नेक्स्ट ईयर क्या होंगे एडजस्ट। नीचे सॉल्यूशन आप देख सकते हैं, आपको जो फाइल दी है उसमें। ओके और इन शॉर्ट मान लो कि अगर 15 करोड़ होता तो 15 करोड़ होता तो 15 देते ना, तो वो विच एवर इज लेस वाला लाइन आपको पता ही है कि 30% ऑफ द इंटरेस्ट एक्चुअली पेड विच एवर इज लोअर, तो वो सब कुछ नीचे दिया हुआ है। अभी ईयर 2 में आप देखिएगा, तो ईयर 2 में क्या हुआ है। सो ईयर 2 के अंदर कितना 13 है नॉन रेसिडेंट एसोसिएट एंटरप्राइज को, तो इसके ऊपर क्या लगेगा रिस्ट्रिक्शन लगेगा। इसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, नो रिस्ट्रिक्शन। ठीक है, तो अभी इसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन है। सो कितनी अमाउंट इसके अंदर हम कंसिडर करेंगे। सो कितना प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट कितना है, तो 2, ये नीचे किया हुआ भी है बट हम वापस करते हैं। अमोटाइजेशन ऑफ डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 2 CR है। टैक्सेस आपको 8 करोड़ दे के रखा है। देन 22 एसोसिएट सॉरी नॉन एसोसिएट एंटरप्राइज, देन 13 किसका है एसोसिएट एंटरप्राइज का, देन 3 करोड़ किसका है डेप्रिसिएशन का। तो सबका टोटल करते हैं हम। तो इन सबका आप टोटल करोगे तो वो आपको मिलेगा 450। ठीक है, सो ये हो गया 50 का 30% करेंगे तो कितना होगा 15 करोड़ होगा। और एक्चुअल में कितना आपने पे किया हुआ है, यहाँ पे इंटरेस्ट आपने पे किया हुआ है 13। ओके तो यहाँ पे मैं माइनस करूँगा 15 माइनस कितना 13 करोड़। ओके तो 2 करोड़ रुपीज़ जो है वो शॉर्टफॉल नहीं होगा, क्योंकि 13 करोड़ तो ये एक्चुअल में ना, तो मैं थोड़ा इस तरह से लिखता हूँ कि 13 करोड़ का आपको डिडक्शन मिलेगा, डिडक्शन 13 करोड़ का मिलेगा, प्लस 2 करोड़ रुपीज़ का आपको और डिडक्शन मिलेगा जो कैरी फॉरवर्ड हुआ था, उसको आप क्या कर सकते हो यूज़ कर सकते हो, मतलब 2 करोड़ का डिडक्शन आपको और भी मिलेगा। ओके तो जो शॉर्टफॉल हुआ था लास्ट ईयर का 2 CR का, वो आप करंट ईयर में क्या कर सकते हो एडजस्ट कर सकते हो बाय दिस वे। तो यहाँ पे वही लिखा हुआ है, देखो टोटल इंटरेस्ट दिया हुआ है उन्होंने, टोटल इंटरेस्ट पेड टू नॉन रेसिडेंट एसोसिएट एंटरप्राइज 13, लोअर ऑफ दैट इज 30%, इंटरेस्ट पेड टू नॉन रेसिडेंट एसोसिएट एंटरप्राइज इज 13। ठीक है, तो 30% किया तो 15 आया, तो ये 13 करोड़ का ही आपको डिडक्शन मिलेगा। ओके और ये जो 2 CR है उसका आप क्या कर सकते हो यूटिलाइजेशन कर सकते हो। करंट ईयर में एक्सेस इंटरेस्ट टू बी डिसअलाउड इन कंप्यूटेशन, तो कुछ भी डिसअलाउड नहीं होगा, क्यों, क्योंकि आपने विद इन लिमिट क्या किया हुआ है पे किया हुआ है। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। नहीं समझ में आया तो आप मुझसे डाउट पूछ सकते हो कभी भी एनी टाइम। सो प्रोविजन स्टार्ट करते हैं सेक्शन 94B की। तो देखो लिमिटेशन ऑन इंटरेस्ट डिडक्शन इन सर्टेन केसेस। तो नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन दिस एक्ट वेर एन इंडियन कंपनी और परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द फॉरेन कंपनी इन इंडिया, परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फॉरेन कंपनी इन इंडिया being the borrower incurs any expenditure by way of interest of or of a similar nature exceeding रुपीज़ कितना 1 CR से ज़्यादा हो, ये डिस्कस नहीं किया था हमने। तो अगर 1 करोड़ रुपीज़ से ज़्यादा होता है तो which is deductible in computing the income chargeable under the head profit and gain from business or profession
in respect of any debt is issued by a non-resident being an associate enterprise of such borrower, the interest shall not be deductible in computation of income under the said head to the extent that it arises from the excess interest as specified in subsection 2. ओके तो जो सबसेक्शन 2 में जो स्पेसिफाई करेंगे हम, उससे ज़्यादा आपको इंटरेस्ट का डिडक्शन नहीं मिल सकता, प्रोवाइडेड दैट वेयर द डेट इज इश्यूड बाय द लेंडर विच इज़ नॉट एसोसिएट एंटरप्राइज. मतलब इसमें क्या होता है कि आपने जिससे लोन लिया है ना, वो आपका एसोसिएट एंटरप्राइज नहीं है, बट एसोसिएट एंटरप्राइज ने उस लोन का एक्सक्लूसिव गारंटी, एक्सक्लूसिव या इम्प्लिसिट गारंटी लिया हुआ है, तो भी उसको हम क्या मानेंगे, सेक्शन 94B के अंदर लोन तो एसोसिएट एंटरप्राइज ने ही दिया हुआ है. Which is not an associated but an associated enterprise either provides an implicit or explicit guarantee to such lender or deposit a corresponding and matching amount of funds with the lender. Such debt shall be deemed to have been issued by an associate enterprise. तो अगर गारंटी भी दिया होगा associate enterprise को, तो भी हम उसके अंदर उसको कवर करेंगे. For the purpose of subsection 1, the excess interest shall mean the amount of total interest paid or payable in excess of 30% of earning before interest, taxes, depreciation and amortization of the borrower in the previous year, or interest paid or payable to associate enterprise whichever is क्या होगा lower. तो लिखा हुआ है whichever is lower, ठीक है. उसके बाद देखो nothing contained in subsection 1 shall apply to Indian company or a permanent establishment of a foreign company which is engaged in the business of banking or इंश्योरेंस. तो अगर आप बैंकिंग कंपनी हो या इंश्योरेंस बिजनेस हो, तो ये सेक्शन आपको एप्लीकेबल नहीं होगा. वेयर फॉर एनी असेसमेंट ईयर द इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर इज नॉट होल्ली डिडक्टेड अगेंस्ट द इनकम अंडर द हेड प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, सो मच ऑफ द इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर हैज नॉट बीन सो डिडक्टेड शैल बी, क्या करना है, जो डिडक्शन नहीं मिलेगा उसका हम क्या करेंगे, कैरी फॉरवर्ड, शैल बी कैरी फॉरवर्ड to the following assessment year or assessment years, and it shall be allowed as deduction against the profit and gain, if any, of any business or profession carried on by it and accessible for the assessment year to the extent maximum allowable interest expenditure in accordance with subsection 2. मतलब ये टाइम पास कर रहा है. टाइम पास क्या हो रहा है इसमें, टाइम पास यही हो रहा है कि अगर किसी ईयर में आपको डिडक्शन नहीं दिया, तो वो जो एक्सेस अमाउंट है उसको हम डिसअलाउ करेंगे और नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड करेंगे. ऐसा हम 8 साल तक करेंगे. अभी नेक्स्ट ईयर जाके अगर आपका इंटरेस्ट एक्सपेंस 30% से कम होता है, जो आप एसोसिएट एंटरप्राइज को पे करते हो, तो जितना कम होता है डिफरेंस बिटवीन 30% एंड द इंटरेस्ट एक्चुअली पेड, उन दोनों का जो डिफरेंस होगा, वो डिफरेंस को आप वो कैरी फॉरवर्ड में से एडजस्ट कर सकते हो. इतना ही लिखना था, बट बहुत लंबा लिख लिया. Provided that no interest expenditure shall be carried forward under this subsection for more than 8 assessment year immediately succeeding the assessment year for which the excess interest expenditure was first computed. ठीक है. For the purpose of this section, the expression मतलब associate enterprise का मतलब समझाया, debt का मतलब क्या होता है, permanent establishment का मतलब क्या होता है. ठीक है, तो वो आप देख लेना एक बार. नीचे एनालिसिस भी दिया हुआ है, तो एनालिसिस तो एज यूजुअल आपको क्या करना है, होमवर्क. ठीक है, ओके. एक सजेस्टेड आंसर है, सजेस्टेड आंसर का एक क्वेश्चन है, उसको हम देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 6B दिया होगा आपको. उसमें लिखा हुआ है कंप्यूट द इंटरेस्ट इनकम टू बी डिसअलाउड. कितना इनकम डिसअलाउड होगा अंडर सेक्शन 94B इन द फॉलोइंग केसेस. दिसंबर 19 का क्वेश्चन पेपर है ये. ओके. नेट प्रॉफिट आफ्टर डिडक्शन ऑफ द फॉलोइंग आइटम 1000 रुपीज़ है. इंटरेस्ट टू SBI, ओके. इंटरेस्ट टू एसोसिएटेड एंटरप्राइज 200, इंटरेस्ट टू अनरिलेटेड पार्टीज 500, डेप्रिशिएशन 90, प्रोविजन फॉर टैक्स इज 340 एंड प्रपोज डिविडेंड आपको दिया हुआ है 300. तो इन सब का आपको टोटल करना है. ओके. कितने मार्क्स में पूछा हुआ है, 5 मार्क्स में. ओके. 1000 प्लस 70 प्लस 200 प्लस 500 प्लस 90 प्लस 340 प्लस 300, इसका हुआ 2500. इसका हुआ कितना, तो ये हो गया 2500.
इसका हम कितना परसेंट करेंगे 30%। तो 2500 का 30% करेंगे तो कितना होगा 750। इतना मैक्सिमम डिडक्टिबल है जो इंटरेस्ट आप एसोसिएट एंटरप्राइज की बात करते हो। तो सेक्शन 94B में क्या डिसअलाउड होगा, तो कुछ भी नहीं होगा ना, इस केस में तो कुछ भी नहीं होगा क्योंकि विद इन लिमिट आपने इंटरेस्ट क्या किया हुआ है, पे किया हुआ है। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट केस 2000 प्लस 50 प्लस 110 प्लस 190 प्लस 80 प्लस 170 प्लस 150, तो ये हो गया 1750। उसका 30% करोगे तो हो रहा है 525, और यहाँ पे कितना दिया हुआ है 110, तो कुछ भी डिसअलाउड नहीं होगा, ठीक है ना, विद इन लिमिट है। ओके 1000 प्लस 200 प्लस 320, केस 3 में मैं हूँ 300 प्लस 110 प्लस 70 प्लस 100, उसका भी 30%, तो 630 हुआ, और यहाँ पे 320 है, विद इन लिमिट है, सारा के सारा सब कुछ विद इन लिमिट है, तो कुछ भी डिसअलाउड होगा नहीं। तो आप देखोगे तो मिलेगा आपको यहाँ पे सब देखो तीनों में क्या है, नील 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 नील, ठीक है। आई होप ये समझ में आया आपको पूरा सेक्शन। अभी हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मिलेंगे, तब तक अपना बहुत ध्यान रखना। ओके नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे तो कुछ और एडवांस पॉइंट्स हैं। आज हमने जो डिस्कस किया वो था सेक्शन 92C सबसेक्शन 4, सेक्शन 92CE दैट इज अ सेकेंडरी एडजस्टमेंट, एंड सेक्शन 94B मैक्सिमम इंटरेस्ट डिडक्टेबल इन केस ऑफ पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट टू एसोसिएटेड एंटरप्राइज, ओके, जिसका दूसरा नाम है थिंक कैपिटलाइजेशन। ओके तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय एवरीवन। ओके।